बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप एक नए हफ्ते के साथ, एक नई सुबह के साथ हमारे साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में 92 पे बराह रास्त हमें देख रहे हैं। और बड़ा हमने तैयारी की थी कि हम आपके साथ आज एशिया कप की खुशियां मनाएंगे। आप सुबह बैठ के झंडा ही बना रही थी ना? मैं ना वो फुल ग्रीन, सुबह तो नहीं, मैं रात में बना रही थी और मैं बनाते बनाते हुए झंडा तो माशाल्लाह कंप्लीट हुआ, लेकिन जो मेरे अरमान थे वो बह गए और ख्वाब सारे रह गए। और वही वाली बात थी कि एशिया कप फिर से हमसे जुदा हो गया। बड़ी उम्मीद थी जी शाहजेब, बहुत उम्मीद। फाइनल तक हम बड़ी मेहनत से पहुंच गए थे, लेकिन कल की कुछ गलतियां हैं। मेरे ख्याल में उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए और पता नहीं हम कब सीखेंगे। लेकिन फिर भी खैर श्रीलंकन टीम ने बहुत अच्छा खेला और ये उनकी परफॉर्मेंस ही थी जिसकी वजह से वो एशिया कप जीतने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान को उन्होंने फाइनल में 23 रन से शिकस्त दे दी और 147 रन बनाकर हमारी पूरी टीम जो पेविलियन लौट गई। माया, बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ कल की हार का जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार कोई है? अगर है तो क्या है? क्या हमारी गलतियां हैं? क्या हमारी टेकअवेज हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। एक बात अभी शाहजेब और मैं, हम लोग मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे और वो ये था कि जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो हम बहुत उसकी पजीराई करते हैं, वाह वाह कर रहे होते हैं। लेकिन जहां जरा सा उनको हार का सामना होता है, हम फौरन छूटते ही उनको जो है ना बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये बात बिल्कुल गलत है और इस पर हम दोनों की तरफ से मजम्मत करते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हमारे ओवरऑल जो बैटर्स थे वो परफॉर्म नहीं कर सके। ज्यादातर कुछ 2 प्लेयर्स जो हमारे वो 0 पे आउट हो गए, कोई 2 पे आउट हो गए, कोई 5 पे, कोई 6 पे। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे थे कि जिस तरीके से रिजवान ने थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई, हम रिजवान को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि रिजवान ने पहले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे और वही हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा कल भी गुज़िश्ता रोज जो मैच था उसमें थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ा दिया। नहीं तो बाकी प्लेयर्स तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सके। कुछ ऐसी मूवमेंट्स थी जहां पर कैच ड्रॉप करना बहुत गलत था। माया, ऐसा लगा अब लोग अपने सरों पर हाथ डालकर खड़े हो गए कि ये क्या किया। अब हम जो है वो बाबर की बात करें, फखर की बात करें, उन लोगों ने उस तरीके से नहीं परफॉर्म किया जिस तरीके से उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। हाँ, उन्होंने एक मैसेज दिया नेशन से कि जी हमसे गलती हो गई, लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। बात उसकी नहीं है। ऑब्वियसली आपने ऐसे ऐसे मैचेस जीते हैं जिसमें कोई चांस नहीं था, उसके बावजूद आपने ऐसा परफॉर्म कर दिया कि बंदा हैरान हो गया। अच्छा, कल मैदान में जब टीम उतरी थी ना माया, तो पता नहीं क्यों ये फील हो रहा था कि वो जिस तरीके से एग्रेसिव गेम खेलना चाहते हैं या तो उनका एटीट्यूड वैसा नहीं था या कुछ ऐसा खेलना चाहिए था। शायद वो श्रीलंका को थोड़ा हल्का ले रहे थे, कंफर्ट जोन में आ चुके थे। क्या इतना टफ टाइम वो हमें नहीं देंगे, हम कर लेंगे। लेकिन जनाब श्रीलंका ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। छठी दफा अपने ये उन्होंने ये टाइटल है अपने नाम किया और एशिया कप T20 उनके नाम हुआ। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड साथ में श्रीलंका को मुबारकबाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। तनवीर साहब, जिस तरीके से कल का मैच हमें देखा, मेरे ख्याल में सवाल से ज्यादा मैं सिर्फ ये मेंशन करना चाहता हूं कि बाबर आजम 5 रन पे आउट, उसके बाद फखर जमान 0 पे आउट, खुशदिल शाह 2 पे आउट, आसिफ अली 0 पे आउट, शादाब खान 8 पे आउट। आप ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी देख रहे हैं हमारी टीम की? देखिए, मेरे ख्याल में किस्मत ही पाकिस्तान का साथ देती है। मेरे ख्याल में ये जो लोग सुनता हूँ मैं लोगों को ना कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, फाइनल में पहुंच गया, हार गया तो क्या हो गया। हम लोग बेसिक चीजों पे जाते नहीं, टेक्निकल चीजों पे हम जाते नहीं। मिडिल ऑर्डर हमारा है नहीं और हम इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं। एक रिजवान की वजह से हम जो है वो फाइनल में पहुंचे। पूरे टूर्नामेंट में रिजवान ने परफॉर्मेंस दी है। तो आप खुशदिल शाह हो गया, आसिफ अली हो गया, इफ्तिखार हो गया, इनकी परफॉर्मेंस आप उठा के देख लें। इतने अरसे से क्या परफॉर्मेंस है। पर्चियां डंडे लगा के ये लोग इन लोगों की लगते हैं, टीमों में ये आते हैं। यस मैन चीफ सिलेक्टर बैठा हुआ है, उसको नजर नहीं आता। फिर बार बार हम बोलते हैं कि जी मिडिल ऑर्डर चीजें बेहतर क्यों नहीं है, तो ये आगे से कहते हैं जी हाँ जी ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाए। तो कब ठीक होगा? ये वो टीम हमें मार के गई है एशिया कप, जो वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी। उस टीम ने हमें एशिया कप मारा है। और आप अपनी बातें इन सबों की सुन लें। एक मैच में रन करते हैं, सोशल मीडिया ट्विटर पे प्लेयर को वो बना देते जैसे पता नहीं ये कोई सचिन तेंदुलकर से ही बड़ा प्लेयर बन गया। उसके बाद अगले 10 मैचेस में वो कुछ करता नहीं है। तो क्या मतलब लिंकन्स की जो है गलतियां हमसे कम थी या हमारी गलतियां उनसे ज्यादा थी आपके अकॉर्डिंग टू यू?
नहीं, वो पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले। बिल्कुल, हालांकि अफगानिस्तान उनकी- इंडिया दोनों ओवरऑल का आया उनकी उन्होंने। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हालांकि उनकी टीम में इतने बड़े बड़े नाम नहीं थे, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। उनके ओपनर्स देख लें, उनकी मिडिल ऑर्डर देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें, तो टीमें इस तरीके से जीती जाती हैं। आप कम से कम अपनी चीजों को पूरा तो करें, उसके बाद शोर मचाएं जी हम हार गए, अपनी गलती है। आपके पास अभी हथियार है नहीं लड़ने के लिए, आप कहते जी हम हार कैसे गए? तो भाई ये चीजें सोचने की जरूरत है। वर्ल्ड कप नजदीक है, हर दफा वर्ल्ड कप नजदीक होता है, इनकी यही काम। अच्छा तनवीर भाई, मुझे ये बताएगा, इफ्तिखार से हमने ओवर्स कराए, उसके साथ शादाब ने 4 ओवर्स किए, नवाज जिससे मैं ये समझ रहा था कि एटलीस्ट उनसे तो सबसे ज्यादा ओवर्स कराने चाहिए थे, और नवाज ने सिर्फ 1 ओवर कराया। आप समझते हैं ये भी हमारी एक गलती थी? बिल्कुल बैड कैप्टनसी है, बहुत बुरी कप्तानी की है। 58 पे आई थिंक 5 आउट हुए थे, और श्रीलंका जैसी टीम 170 रन कर गई। आपने एक तो फास्ट बॉलर्स ने बीच में बॉलिंग सर्किल में फिर भी कुछ बेहतर की, बीच में आके बहुत बुरी बॉलिंग की। उसके बाद आप नवाज के हो 16वां ओवर लेके आ रहे हो, आपका मेन बॉलर और आपके बॉलर सबसे ज्यादा आउट किए हुए, आपने उससे बॉलिंग ही नहीं कराई। तो मतलब इतने बड़े ब्लेंडर जब आप करोगे और कप्तान होके इतनी बड़े ब्लेंडर करोगे, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो टीम मैनेजमेंट जब बाहर हेड कोच जो बैठा हुआ है उसने कोई मैसेज पहुंचाया, भाई क्या कर रहे हो, उससे बॉलिंग करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे बॉलिंग? तो ये तो सामने नजर आ रही है, इतने बड़े ब्लेंडर हो तो फिर आप कैसे जीतेंगे? लेकिन फिर भी सर इस तरीके से एग्रेशन दिखाया जाता है कि ठीक है, आप ऑब्वियसली आप ज्यादा जानते हैं बेहतर, लेकिन जब वो अच्छा परफॉर्म करती है टीम हमारी तो बहुत पजीराई मिलती है। जब जरा सा कोई थोड़ा सा हार का होता है, यस वी हैव बिन ट्राइंग, मतलब हमें तो लगता है कि बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा जो आवाम एग्रेसिव हो जाती है उसके लिए क्या करना चाहिए? कि वो भी एकदम से कभी आसमान पर कभी फिर जमीन पर। देखिए बात यह है कि जिसका जो प्रोफेशन होता है ना उसको ज्यादा पता होता है क्या चीजें बेहतर है, क्या चीजें नहीं है। आप कभी भी मुझे सुनेगी, कहीं भी सुनेगी, मैं कभी भी पाकिस्तान टीम की उन प्लेयर्स की तारीफ नहीं करूंगा जो एक मैचेस में रन करेंगे। मैं ये कहता हूँ कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जी आप 10 मैचेस में कुछ ना करें और एक मैच में आप परफॉर्म करें और आप हीरो बन जाए। सोशल मीडिया में तो क्या मुश्किल है हीरो बनाना किसी को भी, क्योंकि सोशल मीडिया में वो लोग हैं बड़ी अच्छी बात की है, खेलते नहीं है, क्रिकेट को पसंद करते हैं। वो कहते हैं जी हम जीते या हारे हम तुम्हारे साथ हैं, बस आगे से ये वर्ड यूज कर देते हैं। अच्छा। और उसके बाद अफसोस ये होता है, देखिए जिनका प्रोफेशन नहीं वो तो कुछ भी बोलेंगे, ठीक है ना। अब मेरा क्रिकेट के अलावा कोई और चीजें मैं देखता हूँ, अब मुझे नहीं पता उन चीजों में क्या गलतियां क्या सही है चीजें, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार ये काम बड़ा अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे उसकी इनसाइड पता नहीं होती है। अब क्रिकेटर्स को पता भी होने के बावजूद जब वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, वो चीजें मुझे बहुत बुरी। अच्छा तनवीर भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं रिजवान को भी तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि रिजवान में देख रहा था कंसिस्टेंट रहे अपनी परफॉर्मेंस में, लेकिन कल के मैच की वजह से उनको तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे, थोड़ी उन्होंने सेल्फिश गेम खेली। आपके ख्याल में रिजवान की परफॉर्मेंस कैसी थी अगर ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें तो? देखिए उसी की वजह से तो आपकी टीम फाइनल में पहुंची है। बिल्कुल सर, वो तकरीबन फाइनल से पहले वो 226 रन पे खड़ा हुआ था। अब आप उसके रन लगा लें फाइनल के तो ऐड कर ले कितने रन हो गए, तो रन भी उसने किए, उसके अलावा तो वो रन भी नहीं। अब कल के मैच में अगर देखें, अगर वो भी आउट हो जाते तो आपके ये रन भी नहीं होने थे। Exactly. तो जब आगे ऊपर से आउट हो रहे तो वो क्या करेगा फिर? उसने भी तो थोड़ा सा स्टे करना है ना। अगर वो नहीं करता तो बात ये है कि जो चीजें गलत हो रही हैं उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। सिस्टम बिल्कुल फारिग है, नेचुरल टैलेंट पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, चीजें बेहतर हो ही नहीं सकती। मैं आपको लिख के दे दूं किसी बोर्ड पे कि ये सिस्टम कभी भी यहाँ पे ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सिफारिश दोस्ती यारियां ये जब तक चलती रहेंगी आपकी क्रिकेट नेचुरल टैलेंट पे चलती रहेगी। तो सर आप बोल रहे हैं तनवीर साहब के मेरा तो काम ही यही है, मैं जानता हूँ, मेरा ऑब्वियसली आपका प्रोफेशन है ये, तो क्या आपको लगता है बीइंग इन द सेम प्रोफेशन बाबर जो है वो प्रेशर में है किसी तरह के, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, मे बी आई डोंट नो, ऑफिशियल, किसी तरह के प्रेशर के अंदर है वो? नहीं प्रेशर में क्यों है, आपकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, आप बड़े नाम है, सब कुछ है, इतना बड़ा नाम आपका बन चुका है, दुनिया आपकी तारीफ करती है कि जी इससे अच्छा प्लेयर अभी फिलहाल जो है वो नहीं है, तो फिर किस चीज का प्रेशर है? आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं, आपको खुला वो दिया हुआ है कि भाई आप जो करें आपकी कैप्टनसी का प्रेशर तो नहीं है तनवीर भाई? लेकिन कैप्टनसी आप मतलब इसका मतलब ये है कि कैप्टनसी आपको अभी समझ नहीं आ रही है, आपको अभी सीखना है तभी जाके आप कुछ वो बेहतर होंगे। तो परफॉर्मेंस वाइज तो बाबर पहले भी परफॉर्म करता रहा, लेकिन कप्तानी में फिर भी मिस्टेक्स करता रहा पहले भी। ये नहीं है कि एशिया कप में 5-6 मैचेस में कुछ नहीं किया तो इस वजह से
बाबर को के ऊपर प्रेशर आ गया, प्रेशर है जरूर है, लेकिन आप कब तक ये मिस्टेक्स करते रहेंगे? शायद आप सही कह रहे हैं कि हमेशा पाकिस्तान जो जिस तरह नजर आया है, कभी अगर उभरता हुआ बहुत मुश्किल हालात में, तो वो किस्मत पे नजर आया, तो शायद कल किस्मत हमारे साथ अच्छा। और ये शादाब से मुझे थोड़ा याद आ गया, तनवीर भाई जिस तरीके से कैच ड्रॉप हुए हैं वो बड़े टर्निंग मोमेंट्स हैं, आपके ख्याल में ये भी एक बड़ी वजह है कल के मैच हारने की? बिल्कुल, आप जब बड़े मैच में देखिए, T20 क्रिकेट में आपके पास टाइम नहीं होता है। T20 क्रिकेट बहुत शॉर्ट क्रिकेट है, जल्दी जल्दी आपको फैसले लेने पड़ते हैं और बोल्ड फैसले और अच्छे फैसले आपको लेने पड़ते हैं, तब जाके आप जीतते हैं। ऐसा नहीं है अब कैचेस भी छोड़ रहे हैं, आप बॉलिंग भी बुरी कर रहे हैं, कप्तानी भी अच्छी नहीं हो रही, तो भाई फिर अल्लाह ताला कितना साथ देगा आपका? कहीं तो फिर आपको खुद भी तो कुछ करना ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ किस्मत भी आपने हर चीज छोड़ दी है। तो श्रीलंका ने आउट क्लास किया पाकिस्तान को, नहीं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। मुझे अफसोस ये है कि मैं फिर वही बोलूंगा कि जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग खेलेगी टीम वो आपको मार के चली गई है, इससे ज्यादा अफसोसनाक बात नहीं होती। और आपका जो हेड कोच शकलैन मुश्ताक, मैं वैसे ही नेशनलिटियों वालों के खिलाफ हुई रहते हैं, चले नेशनलिटियां लेते। तनवीर भाई आखिरी में बस हारिस रऊफ के बारे में बता दें, 3 विकेट लिए उन्होंने। हारिस रऊफ ने बॉलिंग तो अच्छी की है, जिसने अच्छी बॉलिंग की उसने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म करे जिसमें टीम को फायदा भी हो। एक मैच में अच्छा बॉल कर दी, 2 मैच में 3 मैच में नई बॉलिंग की, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब शाहीन अफरीदी हो गया, रिजवान हो गया, बाबर आजम हो गया, किसी भी क्रिकेटर को या किसी भी बंदे को देखेंगे इनके अगेंस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच तनवीर भाई, आप बड़ा माशाल्लाह बोल्ड भी आप बोलते गए हैं और आपने ऑब्वियसली बड़ा कोई आपने शुगर कोट नहीं किया, यू वर जस्ट आउट देयर। थैंक यू सो मच, आप सब सवेरे पाकिस्तान में आज आए। और ये तो जनाब एशिया कप 2022 का जिक्र था, और ऑब्वियसली अब हमें आगे बढ़ना है। अब आगे क्या चैलेंजेस आएंगे, आगे हमारी टीम पाकिस्तान वापस आएगी, क्या होगा ये भी नजर आएगा इंशाल्लाह, और मजीद ट्वीट्स भी होंगी और सोशल मीडिया पे अपडेट्स भी होंगी। लेकिन एक और अपडेट है और वो ये है शाहजेब, इसका एक और अच्छी खबर के साथ हमारे बिल्कुल तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की कार और मोटरसाइकिल जो है वो शहरियों के सुपुर्द कर दी गई हैं। किस तरीके से? इनके एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल कराची में रवा साल की सबसे बड़ी तकरीब सजी और उसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से छीनी या चोरी की गई जो व्हीकल्स थी, इससे मोटरसाइकिल्स भी हैं, गाड़ियां भी हैं, वो तमाम शहरियों को उनके मालिकान तक पहुंचाई गई हैं, वापस की गई हैं। उनके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। मैं सोच रही थी वो फैमिलीज, वो लोग जिन्होंने जिस तरह जमा करके अपने पैसे, इंसान ना एक गाड़ी एक बाइक भी लेता है ना, तब भी वो पता नहीं कितना जमा करके अपने कौन से खर्चों को जो है ना वो कंट्रोल करके फिर एक गाड़ी या एक बाइक या एक सवारी लेता है, और उनको फिर वो जब चोरी हो जाए या उठ जाए, कहीं गायब हो जाए, तो फिर उसकी तो उम्मीद होती नहीं है हमारे यहाँ। तो वैसे एक बात तो उम्मीद तो होती नहीं है, लेकिन मिल गई ना शाहजेब, ये इतनी बड़ी खुशी की बात है। ऑब्वियसली इन कार्रवाइयों में जिस तरीके से चोरियां हुई थी, मालिकान तक कैसे पहुंचाई गई, इन कार्रवाइयों में कितने अफराद भी जो है वो गिरफ्तार हुए होंगे, एक प्रोसेस हुआ होगा, और ये बरामद कैसे हुई गाड़ियां, यही हम जानना चाह रहे हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में SSP SCPLC नवाज साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है तमाम शहरियों के लिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताइएगा ये कितने अरसे से ये गाड़ियां जो हैं वो गायब थी, चाहे वो चोरी थी या उनको जो वापस करने में कितना अरसा लग गया, और उन गाड़ियों की तादाद कितनी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो गाड़ियां कल हमने वापस की हैं ये ऑलमोस्ट पिछले कोई 1 साल में चोरी हुई थी मुख्तलिफ अदवार में, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हुई थी, और ये अभी हमने रिकवर की है मुख्तलिफ इलाकों से, बलूचिस्तान से, सिंध से और KP से। और ये टोटल जो गाड़ियां हैं ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 117 कारें, और जिसमें ये लैंड क्रूज़र, वीगो और डंपर भी शामिल थे, और इसके अलावा 965 मोटरसाइकिल थी जो कि हमने वापस की हैं। अच्छा, तो आने वाली जो कराची से बाहर की गाड़ियां या बाइक्स भी होंगी शामिल इनमें, उनकी क्या तादाद थी, ताकि हमें पता चले कितनी शहर से बाहर से भी आती हैं सवारी? जी, बेसिकली ये जो व्हीकल्स हमने वापस की ये सिर्फ कराची के शहरियों की थी। इसके अलावा जो, क्योंकि मालिकान कराची के थे, यहाँ की कोर्ट्स थी जहाँ से ऑर्डर्स करवा के इनको वापस की गई। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ शहरों से जो चोरी की हुई गाड़ियाँ थी वो पिछले कुछ 6 महीने में हमने 15 व्हीकल्स थी जो कि पंजाब से चोरी हुई थी या रेस्ट ऑफ द सिंध से चोरी हुई थी, वो हमने यहाँ से रिकवर की हैं और वापस की हैं। ये एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल किस तरीके से काम करता है, इनका मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा इस बारे में बताइए। बेसिकली FIR जब होती है तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में जिस हाथ से गाड़ी चोरी हुई होती है वहाँ पर रजिस्टर होती है। FIR रजिस्टर होने के बाद वो फिर एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल में मुंतकिल हो जाती है। अच्छा। फिर हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो इस पूरे प्रोसेस को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारी कार्रवाइयाँ अक्रॉस सिंध, बलूचिस्तान, KP
इवन फॉर दैट मैटर पंजाब कश्मीर में भी कार्रवाई करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से गाड़ी चोरी होती है, चोरी करके फिर इसका मैकेनिज्म है, वहाँ पे कोई ख़रीदार है, वो गाड़ी को ख़रीदता है, फिर गाड़ी को मुख्तलिफ फाइल्स के अगेंस्ट में पंच किया जाता है और वो फिर मुख्तलिफ आगे फर्दर बेची जाती हैं, जो फिर जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं फिर इसका हम रिकवर कराते हैं। इन केस अगर कोई गाड़ी पंच हुई होती है तो उसका फिर फोरेंसिक एनालिसिस होता है, जिसमें उसके जो ओरिजिनल चेसिस नंबर और इंजन नंबर जो है वो फिर रिकवर किए जाते हैं और उसके बाद फिर मालिकान को हवाले की जाती है। सच अ ब्यूटीफुल इवेंट जो हुआ। साथ में ये साथ इस सिचुएशन में जितनी आपने गाड़ियां बताई, बाइक्स बताई और शहर के बाहर का और शहर के अंदर भी कितने मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हुए इस पूरे प्रोसेस में? इस पे अभी तक जो 4 व्हील लिफ्टिंग में मुल्ज़मान थे वो 47 मुल्ज़मान इसमें गिरफ्तार हुए हैं, ऑल फ्रॉम कराची, अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान। जी हाँ, जिसमें एबटाबाद से भी मुल्ज़मान गिरफ्तार किए, पिशीन से मुल्ज़मान गिरफ्तार किए, किला सैफुल्लाह में। जी हाँ, तो इसमें हमने 47 ऑपरेशंस किए सिंध में, रेस्ट ऑफ द सिंध में, और कुछ 12 ऑपरेशन थे हमारे बलूचिस्तान में और KPK में जहाँ पे हुए थे। और इसमें जो आजकल आप देखेंगे कि शहर में आपको गाड़ी छीनने की शिकायत बहुत कम मिलती है, ऑल बिकॉज के जितने जो मुल्ज़मान थे वो पकड़े गए और कुछ मुल्ज़मान जो थे वो जब उन्होंने असॉल्ट ऑन पुलिस हुआ तो वो ज़ख्मी हालत में भी गिरफ्तार हुए, जिसकी वजह से अभी जो शहर में से अगर आप देखेंगे तो कार चोरी की शिकायत तो कभी कभी आपको मिलती है, लेकिन गाड़ी छीनने की जो शिकायत है वो बहुत कम है। अच्छा सर, जो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं उनके थ्रू किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है? क्योंकि अगर सिर्फ कराची शहर की बात करें तो सर हम रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं मोटरसाइकिलें चोरी भी होती हैं, गाड़ियां भी चोरी हो जाती हैं, छीन भी ली जाती है मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा। गन पॉइंट पर आजकल वारदातों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, तो ये क्या नेटवर्क्स को फिर कोशिश की जाती है कि उनको ट्रैक किया जा सके, उन नेटवर्क्स को तोड़ा जा सके उन मुल्ज़मान के थ्रू? बेसिकली कोई भी गाड़ी जो चोरी होती है उसमें 3 से 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। गाड़ी यहाँ से चोरी होगी, फिर वो गाड़ी किसी कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाएगी, फिर आगे जो फॉर ऑफ एरियाज़ में कोई बंदा मौजूद है वो इस गाड़ी को परचेज़ करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसकी रीसेल है, जो उसमें उसको दोबारा फिर वो बेचा जाएगा। तो ये हमारा जो AVLC का मैकेनिज़्म है, ये इन चारों टीयर्स पे जो चारों इसमें से मैकेनिज्म पे लोग इन्वॉल्व हैं उन सारों को क्रैकडाउन करना उनके अगेंस्ट में और उनको अरेस्ट करना है, जिसमें हमने कैरियर्स भी अरेस्ट किए हैं जो कि परचेजर थे स्टोलन प्रॉपर्टीज़ के, वो भी गिरफ्तार हुए हैं, और जो ओरिजिनल चोर थे जो यहाँ से चोरी करते या स्नैच करते थे गाड़ियाँ वो भी गिरफ्तार हुए। आपने देखा होगा कि मार्च में हमारा जो है वो एक दिन में 3 गाड़ियाँ स्नैच हुई थी, तो हमारी टीम्स पूरी उनके पीछे लगी हुई थी, तो हमारा उसमें बड़ा एक आमना सामना हुआ था डाकुओं के साथ में, और तीनों डाकू जो उस पर ओरिजिनली जो वारदात कर रहे थे वो मारे गए थे। और जिसमें एक अक्सर आपने देखा होगा कि वो स्कूल छोड़ने जा रहा था बच्चे को, और बच्चे को जैसे स्कूल से ड्रॉप किया गया तो उसके बाद में वो गाड़ी स्नैच हुई, तो वो उसमें से परेशानी की बात ये थी कि हम सब बच्चों वाले हैं, तो वो ट्रॉमा जो फैमिली को गुजरना पड़ा होगा कि जब वो बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं उस दौरान में गाड़ी स्नैच हो जाए अपने आप में ये बिल्कुल। अच्छा तारिक साहब, इस तरीके से ये तकरीब हुई, लोगों को उनकी गाड़ियाँ बाइक्स सवारियाँ वापस की गई, सबसे ज़्यादा किसकी कब चोरी हुई थी, जो सबसे लंबा अरसा जिसकी रही, और उसकी फिर क्या कैफियत थी, उसको क्या उसने शेयर किया कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ होगी? सबसे ज़्यादा लंबा जो अरसा जिसकी गाड़ी नहीं मिली थी वो कितना टाइम? बेसिकली इसमें जो अभी जो गाड़ी जो हमने भी रिकवर की है इनमें से एक गाड़ी थी जो कि 2018 में चोरी हुई थी। 2018 में चोरी हुई थी, तो वो बिल्कुल उम्मीद हार चुके थे, और उस टाइम उन्होंने बैंक लीज कराई थी और वो पूरा अच्छी गाड़ी तो दे रहे और वो अभी तक किस्त दे रहे थे, लेकिन वो जब उनको गाड़ी मिली, जब उनको बताया कि गाड़ी आपकी मिल गई हुई है, तो पहले तो बिल्कुल वो यकीन में नहीं थे कि जी मेरी गाड़ी मिल गई हुई है, बट जब गाड़ी दिखाई उसको बाकायदा फिजिकली वेरीफाई कराया, हमने उसको बताया कि जी आप आगे इसको चेक कर लें, तो ही आइडेंटिफाइड गाड़ी में माइनर चेंजेस हो चुकी थी, लेकिन जहाँ पे उसके बच्चों ने क्या चीजें उसमें गायब हो चुकी होंगी, तो वो जहाँ पे उसके बच्चों ने वो पेंसिल से लाइंस की थी वो रिकॉग्नाइज हो पहचानने की, वो बच्चों का काम आ गया, बच्चों का काम वाकई काम आ गया। अच्छा सर, ये जरूर बताएगा कि बहुत सारी ऐसी व्हीकल्स होती हैं जो फौरन चोरी करने के बाद डिसमेंटल कर दी जाती हैं, तो फिर उनको तो ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, तो जो तादाद है मोटरसाइकिल चोरी होने की और जो रिकवर हुई है इसमें कितना डिफरेंस है? बेसिकली जो मोटरसाइकिल चोरी होती है उसमें कुछ हद तक जो पार्ट्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं, वो डेफिनेटली होता है, लेकिन कारों में इस तरह से मैकेनिज्म नहीं है। मोटरसाइकिल चोरी में एक जो हमारे पास इशू आता है वो ये आता है कि लोग FIR नहीं कराते। FIR ना कराने की वजह से ये तलकीन जरा कीजिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल्स अभी आपने देखी होगी हमारे पास रिकवर हुई हैं, बट वो FIR की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो मालिक की वेरिफिकेशन है वो कंफर्म नहीं हो पाती है। एक्साइज से हम डाटा ज़रूर लेते हैं, लेकिन एक्साइज में ऑनर चेंज हो चुका होता है, उसका फ़ोन नंबर बंद हो चुका होता है,
जिस वजह से वो नहीं हो सकता है। तो अभी तक हमारे पास में अराउंड 3000 मोटरसाइकिल्स हैं जो कि अभी हमने रिकवर की हुई हैं, बट उनमें हम उनके मालिकान को ट्रेस कर रहे हैं। तो इसमें अगर FIR हुई होती तो वो एक तो मुल्जिमान भी प्रॉपर्ली केसेस में चालान हो जाते, और सेकेंडली हमें उनको हैंड ओवर करने में बड़ी जल्दी होती, ताकि हमें वो आइडिया होता कि ये FIR जो के अकॉर्डिंगली ये मोटरसाइकिल केस प्रॉपर्टी है, तो वो क्लियर हो जाता। बट स्टिल वी आर ऑन इट, और इस पे भी हमने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पेजेस पे, ट्विटर पे AVLC के जी हाँ। अच्छा साहब, इस तरीके से गाड़ियां, आपने कहा कि एबटाबाद से लेके कराची तक जो है ये मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए, बाइक्स या गाड़ियां वहां तक भी गई, क्या बॉर्डर के उस तरफ भी चली जाती हैं, कभी इलाके गैर में भी कभी चली जाती हैं हमारी चीजें, उनकी काफी चीजें गायब होने को, इस तरह आपने कहा ना डिसमेंटल हो जाती हैं, पीस एंड पार्ट्स लोगों के बच चुके होते हैं, उसके बाद नहीं मिलते, तो ऐसा होता है कि बाहर भी चली जाए? जी, एक दो का केसेस हुए हैं जिसमें गाड़ियां फाटा तक भी पहुंची हैं, तो वहाँ से भी एक्स फाटा जो था हमारा, तो वहाँ से भी हमने गाड़ियां रिकवर की हैं। अच्छा, वहाँ से गाड़ी रिकवर जी, वहाँ से भी गाड़ियाँ रिकवर की हैं। क्योंकि अभी लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस के साथ में या पॉलिटिकल एजेंट्स के थ्रू हम गाड़ियाँ वहाँ से भी रिकवर करके लेके आते हैं। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली शाहजेब, मुझे जो लगा कि लोग जो हैं वो कंप्लेन नहीं कराते, FIR दर्ज नहीं कराते, इस उम्मीद से कि उनको पता है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, इस उम्मीद से वो करते हैं कि हमें पता है कुछ नहीं होगा। लेकिन ये गलत है, इनको एटलीस्ट कंप्लेंट आपकी होगी और रजिस्टर होगी, उनके पास डाटा होगा, तभी वो गाड़ियाँ रिकवर होने के बाद आप तक पहुंच सकती हैं। तो आप तक पहुंचेंगी नहीं, जैसे कि वो बता रहे थे तकरीबन 3000 बाइक्स अभी भी ऐसी जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि उनके मालिकान हैं कौन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तारिक साहब, वही शॉर्ट रखिएगा कि जिस इलाके में आपकी चोरी हो या जिस इलाके में आप रहते हैं, कहाँ जाके FIR कराएं? बेसिकली अभी ये वाला जो है इसमें प्रॉब्लम कि कहाँ आप FIR कराएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है। अभी कहीं पे भी आप चले जाएंगे अक्रॉस पाकिस्तान, आपकी कहीं पे भी गाड़ी चोरी हुई है, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाएं, आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी। उसके लिए मैकेनिज्म मौजूद है, हेल्पलाइंस मौजूद है, कराची पुलिस ऑफिस के मोबाइल नंबर्स मौजूद है, आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस अवेलेबल हैं, जैसे बहुत सारे केसेस में कंप्लेनेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें एक्सेस करता है, हमारे ऑफिस नंबर अवेलेबल हैं, वहाँ पे वो आके इसको इंश्योर करवा सकता है। सेकेंडली कि भाई कोई अगर कॉल करे या अपनी शिकायत लेनी चाहे तो ये ना जी हमारे इलाके में नहीं हुआ, हम आपकी FIR नहीं कर सकते। नहीं, वो इसमें से अभी क्लियर ये कर दिया हुआ कि जहाँ पे उसने रिपोर्ट किया वो FIR वहीं पे रजिस्टर हो जाएगी। वो फिर आगे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकेस उनके इलाके का क्राइम नहीं है तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को जो कंप्लेन वाला है उसको कॉपी मिलनी चाहिए, उसको कॉपी मिलनी थैंक यू सो मच। ये आपसे कलवाना था इसलिए ताकि पता चल जाए। बिल्कुल, FIR की कॉपी फौरन मिलती है, इन केस अगर वो नहीं होता तो ऑनलाइन FIR सिस्टम है हमारा, ठीक है, वहाँ से भी वो चेक हो सकती है। तारिक नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आप शो में, अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरीके से रिकवर की गई हैं तमाम व्हीकल्स, ये तमाम शहरियों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है, और मेरे ख्याल में उनको बहुत मुबारक हो हम दोनों की तरफ से। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं, शाहजेब बुरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार, कुछ मौसम के बारे में भी बात करेंगे और कुछ सियासी मौसम के भी बारे में बात करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और ब्रेक से पहले जैसे कि माया ने जिक्र किया था कि मौसम की बात करनी है, तो मुल्क के मौसम की बात करते हैं कि मुल्क में किस तरीके का मौसम इस वक्त चल रहा है। बादल कहीं बरस रहे हैं, कहीं पर हल्की बारिश हो रही है, कहीं पर तेज बारिश हो रही है, और ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि बारिशों का यह सिलसिला जो है वो 14 सितंबर तक जारी रहेगा, यानी कि 2 दिन और। अब यानी कि कहा जा रहा है कि कराची में कल और आज जो है होने वाली हैं हल्की हल्की बारिशें और थोड़ा फुहार भी होगी, लेकिन इन पेशगोइयों की हकीकत दरअसल है क्या, ये जानना बेहद जरूरी है। हमने राब्ता किया है वेदरमैन जवाद मेमन से। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, और आपसे पूछेंगे पहला सवाल, कराची में सख्त गर्मी पड़ रही है, आप लास्ट वीक आए थे और आपने कहा था कि आने वाले दिनों में गर्मी का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत, वो बढ़ेगा। वाकई ऐसा बढ़ा कि इतनी शदीद गर्मी, तौबा इस्तग़फ़ार, कि वाकई में मतलब दिल चाह रहा था कि पता नहीं क्या करें, बर्फ सर पे रख लें, और फील्स लाइक 45 46 भी आ रहा था। क्या आज और कल बारिश का इम्कान है कराची में? जी जवाद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम आप सबको। बिल्कुल माया, ऐसे ही है। कराची में जो है वो पिछले 2-3 दिन से सी ब्रीज जो है वो काफी हद तक कट ऑफ ही रही है, और इस दौरान हमने देखा कि तकरीबन मैक्सिमम टेम्परेचर जो ऑफिशियली गया वो 40.5 तक गया, और फील्स लाइक बिल्कुल ऐसा ही था कि 45 46 स्पेशली सी फेसिंग एरियाज में काफी ज्यादा था। रही बात बारिश की, तो कराची में अगेन क्योंकि ग्राउंड बहुत ज्यादा हीटेड है और मानसून मॉइस्चर मौजूद है, तो आज भी जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट्स पॉसिबल हैं। कुछ एरियाज में जो है वो हल्की फुल्की ड्रिजल और कुछ पासिंग शावर्स पॉसिबल हैं,
जबकि एक मानसून का वो गुजरात पे इस वक्त हमारे करीब मौजूद है। बिल्कुल सिंध के ऊपर नहीं है लेकिन हमारे करीब मौजूद है, जिसके ज़ेर असर जो है वो 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक कराची के मुख्तलिफ एरियाज में ज़्यादातर लाइट टू मॉडरेट और कुछ एरियाज में, आइसोलेटेड एरियाज में जो है वो थोड़ा सा हैवियर शॉर्ट स्पेल भी पॉसिबल है 13 से लेके 15 तारीख तक। 13 से लेकर जवाद भाई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब मानसून तो तकरीबन खत्म होने को है, लेकिन क्या जल्द कोई, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं ये 13 से 15 तक का, ये कोई बहुत ही मजबूत सिस्टम है या बस वही लाइट और मॉडरेट ट्रेन वाला होगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा? कोई टेंशन वाली बात नहीं है खासतौर पर कराची में? नहीं शाजिब भाई, इंशाल्लाह टेंशन वाली एसएच पे बात नहीं है। स्पेशली कराची में सिस्टम जो है ये काफी हद तक मजबूत है, लेकिन ये सिंध से जो है वो दूर है। ज्यादातर जो इसका हिस्सा है वो इंडियन गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र रीजन के आसपास ही रहेगा। इसकी वजह से सिंध से ये काफी हद तक दूर है, लेकिन इसके ज़ेर असर थरपारकर, नगर पारकर, खट्टा, बदीन साइड, इन एरियाज में जो है वो थोड़ा सा हैवी स्पेल मुमकिन है। 1 से 2 जो है वो अच्छी बारिशों के स्पेल हो सकते हैं, लेकिन कराची से क्योंकि ये सिस्टम दूर है इसलिए इसके असरात जो हैं, हैवी असरात जो हैं वो शहर से इंशाल्लाह दूर ही रहेंगे। अच्छा अजाद भाई, जिस तरह सैलाब से मुतासरा इलाके इस तरह है, सिंध है या और मजीद जो है पाकिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे बारिशों की सूरत हाल क्या है? कराची में तब समझे हम मानसून अब खत्म ही हो गया, बाकिया पाकिस्तान और सैलाब वाले जो मुतासरा इलाके हैं उनके बारे में क्या है बारिशों का अपडेट? माया देखिए, सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं स्पेशली सिंध के, ये जो आने वाला जो स्पेल जिसका मैंने जिक्र किया है, इन इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की बारिशें हो सकती हैं। ओवरऑल जो है कोई ऐसे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल या कोई है शदीद बारिशों का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है, स्पेशली आगे आने वाले रवा हफ्ते में। रही बात मानसून की, तो मानसून जो है जवाब भाई, अभी हमारी टीम ने विजिट किए थे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, खासतौर पर सखर की साइड, दादू की साइड, वहां पर बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है। क्या वहां का मौसम अब ऐसा ही गर्म रहेगा? नहीं शाजिब भाई, ये जो मौजूदा सिस्टम है ये इंशाल्लाह 24 से 48 से 72 घंटे बाद जब तकरीबन खत्म हो जाएगा तो सी ब्रीज जो है वो एक बार फिर बहाल हो जाएगी प्रॉपरली। तो कराची समेत सिंध के जो दूसरे सारे एरियाज हैं वहां पर ये जो गर्मी का इस वक्त जो काफी ज्यादा जोर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मानसून जो है वो इस वक्त पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ है, ये सितंबर में कंटिन्यू करेगा। तो इसके बाद सितंबर के लास्ट वीक में भी जो है वो एक सिस्टम आ सकता है। फिलहाल इसका ट्रैक जो है वो अगेन यही गुजरात के आसपास है, सिंध से थोड़ा सा दूर ही रहेगा, डायरेक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन दोबारा जो है ये बारिशों के स्पेल जो कहाँ आ सकता है? पूरे पाकिस्तान में या सिंध या बलूचिस्तान किसी खास उसकी बात कर रहे हैं सूबे की? माया ज्यादातर इसके जो असरात हैं वो सिंध में देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये गुजरात और अगेन राजस्थान के आसपास ही रहेगा। तो अगेन थरपारकर, नगर पारकर, थोड़ा सा कराची साइड जो है वो हमारी जो साइली पट्टी है वहां पर, तो जवाद भाई कैसे होगा? मतलब और सिस्टम्स अगर आ गए तो किस तरह मैनेज होगा? ऊपर दिन में गर्मी, फिर बारिश, नीचे पानी, मच्छर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मानसून जो है वो इसको पाकिस्तान से निकला नहीं है, ये महीना कंटिन्यू करेगा। और जिस तरह आपको याद है कि हम कंटिन्यूसली अपने हर उसमें भी यही बताते आ रहे हैं कि सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वो फिर ये मानसून रहेगा, और फर्स्ट वीक के बाद से जो है वो फिर तेजी से ये निकलना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान से। तो अभी जो है एटलीस्ट एक सिस्टम जो है वो सितंबर के आखिरी हफ्ते तक पाकिस्तान का रुख कर सकता है। अगरचे अभी जो इसका जो ट्रैक है वो सिंध से दूर ही नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके असरात जो हैं वो इन एरियाज तक पहुंच सकते हैं। जवाद भाई, अगर दीगर सूबों की बात करें तो बाकी सूबों में क्या सूरत हाल रहेगी? केपीके में, बलूचिस्तान में, खासतौर पर सदर्न पंजाब में? शाजिब भाई, बलूचिस्तान में और सदर्न पंजाब में तो रवां हफ्ते जो है वो मौसम काफी हद तक ड्राई ही रहेगा। थोड़ी बहुत हल्के फुल्के लोकलाइज डेवलपमेंट की वजह से लाइट टू मॉडरेट पासिंग शावर्स कहीं हो गए तो इस तरीके से रहेगा। अलबत्ता पंजाब के अपर एरियाज में और सेंट्रल पंजाब में, साथ ही साथ केपीके, गिलगित बल्तिस्तान रीजन में इस वक्त मानसून करंट्स जो है वो काफी हद तक एक्टिव हैं। साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी वहां पे एक्टिव है। तो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि इन एरियाज में काफी अच्छी बारिशें, तेज बारिशें हो रही हैं। और ये जो सिस्टम है ये मजीद 48 से 72 घंटे जो है वो और कंटिन्यू कर सकता है। तो उन एरियाज में जो है वो स्कैटर्ड मॉडरेट टू कुछ एरियाज में हैवी रेनफॉल जो है वो चलती रहेगी। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें जवाद भाई, कुछ दिनों से जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हम देख रहे हैं वो भी अब टूटेगी, खासतौर पर सिंध में और पंजाब में।
जी हाँ, इंशाल्लाह बुध तक तो है गर्मी सिंध के काफी सारे एरियाज में, पंजाब में भी। और जो ही ये 15 तारीख के बाद जो ये मौजूदा सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा, सी ब्रीज जो है वो एक बार फिर बहाल हो जाएंगी, तो ये जो गर्मी का जोर है ये इंशाल्लाह काफी हद तक जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, और फिर सर्दी भी इस दफा हम क्योंकि आप लास्ट टाइम जिक्र कर रहे थे कि एक्सट्रीम वेदर हम जिस तरीके से देख रहे हैं, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है ऐसा भी कि इस दफा सर्दी भी कुछ ज्यादा ही होगी। कह सकते हैं शाजिब भाई, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा हमने बताया था कि लानीनिया पैटर्न जो है वो इस वक्त कंटिन्यू कर रहा है, और ये 2022 के एंड दिसंबर या 2023 के जनवरी तक कंटिन्यू करेगा। तो इस दौरान अमूमन पाकिस्तान में यही देखा जाता है कि बारिशें जो हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं, नॉर्मल या स्लाइटली बिलो नॉर्मल रहती हैं, लेकिन जो टेम्परेचर जो होते हैं सर्दी में स्पेशली वो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा रहते हैं, यानी कि मामूल से थोड़ा सा ज्यादा सा कम हो सकता है। और उम्मीद यही है कि जो सर्दियों का जो सीजन होगा वो तकरीबन जो है वो अपने टाइम से थोड़ा सा जो है वो पहले भी आ सकती है, लाइक 10-15 दिन पहले जो है वो कुछ इलाकों में शुरू हो सकती है। अक्टूबर में जिस तरह होता है, अक्टूबर इज वन ऑफ द वार्मेस्ट मंथ्स इन कराची में, तो देखिए हमेशा इस्लामाबाद में भी देखा है कि अक्टूबर में बड़ी गर्मी होती है, इसका मतलब अक्टूबर में ही हम ठंड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जवाद भाई। नहीं माया, वो हमारे यहाँ जो ऑफिशियली जो जिस तरह ठंड का जो पीरियड शुरू होता है स्पेशली नॉर्दर्न पाकिस्तान में, वो नवंबर मिड से और नवंबर के एंड से जो है वो शुरू होता है। अक्टूबर तो थ्रू आउट जो है वो पाकिस्तान में गर्म ही रहता है। नॉर्मली से एक हफ्ता 10 दिन पहले आप कह सकते हैं कि शायद सर्दी का जो है स्टार्ट है इन एरियाज में वो हफ्ता 10 दिन पहले हो जाए। बाकी ओवरऑल अभी तक यही नजर आ रहा है कि सर्दी का जो सीजन है वो काफी हद तक रहेगा, और कुछ मामूल से जो है वो कम टेम्परेचर हम कुछ इलाकों में पाकिस्तान के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच जवाद अहमद साहब, हैदरमैन हमारे साथ मौजूद थे, फॉर ऑलवेज हैविंग आवर बैक्स, कि हम जब भी कंफ्यूज होते हैं मौसम को लेके, हमें कोई नॉलेज चाहिए होती है तो आप हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते शायद इस तरह पानी का वो बता रहे हैं कि सिंध में भी बारिशें होने का इम्कान है। पानी अभी भी हमने देखा फुटेजेस में, हम देख रहे थे इस तरह जब शाहरुख गए थे तो आप मुझे बता रहे थे माया इंडस हाईवे है, ये इंडस हाईवे इतना ऊपर तक पानी था, नजर ही नहीं आ रहा, इंडस हाईवे नजर ही नहीं आ रहा। तो अब मच्छर कीड़े बीमारी डेंगू का इतना बड़ा, बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, वबाई अमराज हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, बीमारियों में इजाफा हो रहा है, इसी वजह से अस्पताल भरते जा रहे हैं। तो इस हवाले से हम अपडेट भी हासिल करना चाह रहे हैं कि खासतौर पर सिंध में जो सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को वहां से फिर मुंतकिल किया जा रहा है अस्पतालों में, क्योंकि बीमारियों में बेहद इजाफा हो रहा है। इसके हवाले से हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद जिन्हें अस्पताल में मौजूद से मजीद जान लेते हैं कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। इब्राहिम बताइएगा, बच्चों में कितनी तादाद है खासतौर पर बीमारियों की जिनको अस्पताल लाया गया है, और बड़ों की तादाद कितनी है खासतौर पर? जी देखिए, बिल्कुल सिंध भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इसकी वजह से मुख्तलिफ इमराज फूट पड़े हैं, जिसकी वजह से तमाम सरकारी अस्पताल भर चुके हैं मुख्तलिफ इमराज के साथ, जिसमें डायरिया, गैस्ट्रो, जल्दी इमराज और दीगर बीमारियाँ भी शामिल, जिसमें डेंगू और मलेरिया भी शामिल है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के सबसे बड़े जिना अस्पताल कराची में, जहाँ पर मेरे कैमरामैन फरहान हनीफ मेरे सीधे हाथ की तरफ दिखा सकते हैं कि सिंध भर से यहाँ पर सैलाब मुतासरीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और दीगर मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होकर आने वाले अफराद भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो तमाम वार्ड पूरा ख़वातीन और मर्द का भर चुका है, जिस तरह देख रहे हैं आप मनाजिर में कि पूरा वार्ड भरा हुआ है। और इसके साथ साथ दूसरे साइड पे भी इसी तरह देख सकते हैं कि कोई जगह नहीं है कि मरीज़ों को मज़ीद एक्स्ट्रा बेड लगा के यहाँ पे दाखिल किया जा रहा है। तो जिना अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से ये अच्छा इकदाम किया जा रहा है कि वहाँ पे मरीज़ों को दाखिल करके तमाम फैसिलिटी फराहम की जा रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ, इस वार्ड में सीनियर हैं। डॉक्टर आसिफ से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे और क्या फैसिलिटी फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ, आप बताएँ कि किस तरह के मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, सैलाब ज़दगान और दीगर, और क्या फैसिलिटी आपकी जानिब से फराहम की जा रही है? अच्छा, यह है कि पहले जो हमारे पास अभी अकॉर्डिंग टू सीज़न के हिसाब से केसेस तो हमारे पास बहुत थे जो है ना वो डेंगू और मलेरिया के। अब यह है कि सैलाब और इन बारिशों के बाद जो है हमारे पास मलेरिया आउटब्रेक और उसके साथ साथ डेंगू फीवर के पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और पहले जहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास 2 से 3 पेशेंट्स होते थे, आजकल वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो बढ़कर 8 से 10 पेशेंट हो गए हैं। आज सुबह से 3 से 4 पेशेंट हमने डेंगू के जो 2-3 दिन पहले हमारे पास इस वार्ड में एडमिट हुए थे, हमने डिस्चार्ज करके उनको घर भेज दिए हैं। और आज भी हमारी जो इमरजेंसी कॉल है तो उस पर जो है ना हमारे पेशेंट यहाँ पे अभी 3 से 4 पेशेंट हमारे और
और मज़ीद एडमिट हो चुके हैं डेंगू के साथ, डेंगू डायग्नोसिस के साथ, और 2 पेशेंट जो है हमारे पास मलेरिया के साथ एडमिट हो चुके हैं। बाकी कौन कौन सी बीमारियाँ शामिल हैं? और दूसरा मैंने देख रहा हूँ कि बेड खाली नहीं है, मज़ीद एक्स्ट्रा बेड लगाए जा रहे हैं, क्या इंतजाम की हिदायत है? देखिए, मसला ये है कि ये जिना हॉस्पिटल जो है वो पूरे सिंध में एक बड़ी का हॉस्पिटल है सबसे, और ओवरऑल जो है ना यहाँ पे पेशेंट फ़्लो जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो है ना हमारे पास बेडों की फुकदान की वजह से हमें स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस दिए गए हैं कि सैलाब ज़दगान के जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं हम उनको कहीं किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र ना करें। तो मोस्टली हम देखते हैं कि अगर पेशेंट फुल भी हैं तो हम उनको स्टेचर्स पे अकोमोडेट करके, स्पेशली जो ऑर्डर है हमारे पास जो है ना रेस्पेक्टेड जो डायरेक्टर हैं हमारे शाहिद रसूल साहब, उन्होंने हमें डायरेक्शंस दिए हैं कि उनकी जो भी ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है और उनके लिए बेड अवेलेबिलिटी का जो इशू है वो हम स्ट्रेचर के हिसाब से उनको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ, जिनका कहना था कि अस्पताल की इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक जिना अस्पताल में आने वाले तमाम अफराद को तमाम तिबी सहूलियत फराम की जा रही हैं, चाहे वो सैलाब के हों या दीगर बीमारियों में। लेकिन इस वक्त जो है सिंध भर के मुख्तलिफ अजला से मुतासरीन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आके पनाह में बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। इसी वजह से जिना अस्पताल समेत सिविल अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, अब्बासी शहीद समेत दीगर अस्पतालों में भी बड़ी तादाद में सैलाब ज़दगान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हैं, जिनको तमाम सहूलियत फराम करने की कोशिश की जा रही है। महकमा सेहत की जानिब से हिदायत भी की गई है कि इनको तमाम फैसिलिटी फराम की जाए। बहुत शुक्रिया अरमीन, आपने जो है हमें अपडेट किया। यहाँ की सूरत हाल वाकई में इस वक्त हम जिस चैलेंज का सामना कर रहे हैं उसमें एक और बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत सारे लोग, जिसमें हम कुछ लोगों को जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी जानते, इस वक्त वाकई इस डेंगू के वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में डेंगू का मर्ज खतरनाक सूरत हाल और उस लेवल तक पहुंच गया है। डेंगू से दूसरी मौत रिपोर्ट हुई है कराची में भी जनाब, और साथ में शहर के जो मरीज हैं वो अस्पतालों में जिस तरीके से भर्ती हो रहे हैं इस वक्त, ये वाकई में तशवीशनाक है। बिल्कुल, जो मुख्तस वार्ड्स हैं खासतौर पर डेंगू के लिए वो भरते जा रहे हैं, क्योंकि डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है और हम अपने ही भी जानने वालों में देख रहे हैं माया कि बहुत ज्यादा डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर सईद खान, उनसे मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत खैरियत से। डॉक्टर साहब, डेंगू तेजी से फैल रहा है, सबसे बड़ी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं, इसकी क्या है? डेंगू जिस तरह मानसून सीज़न हमेशा ऐसा होता है कि मानसून सीज़न में डेंगू का ये आइडियल टाइम है और यूजुअली इक़दाम होते हैं कि क्योंकि डेंगू मच्छर से फैलता है, एडीज इजिप्टाई एक मच्छर जिसकी वजह से फैलता है, तो मच्छरों के रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने चाहिए होते हैं और पानी को जितना भी निकासी है उसको बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि इस बार मानसून सीज़न बहुत शदीद रहा, पानी जमा रहा और मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे बाकायदा नहीं हुआ मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से मच्छरों की बहुत ज़्यादा बहुतात है। आसपास आप देखें तो मच्छरों की बेतहाशा बहुतात है, जिसकी वजह से डेंगू बेतहाशा फैला हुआ है और मज़ीद भी 1 महीना जो है जारी रहेगा। तो अभी भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मच्छर मार अद्वियात और स्प्रे का इंतज़ाम करें और इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी इक़दाम उठाएँ ताकि मच्छर के काटने से हम अपने आप को बचाएँ और डेंगू पे काबू पाया जा सके। डॉक्टर साहब, वो वाली बात है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा तफसीली जवाब भी दिया। लेकिन इस तरीके से डेंगू इस वक्त फैल रहा है, ये भी बात दुरुस्त है, ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि ऑब्वियसली अगर एक इंसान को डेंगू इन्फेक्टेड है और एक नॉर्मल मच्छर उसको जो है वो काट लेता है, तो वो मच्छर भी जो है वो डेंगू इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर वो जिसको भी काटेगा उससे जो डेंगू उसको ट्रांसफर हो जाएगा। जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों को ये थोड़ा सा है कि डेंगू जो है ये सुबह फैलता है और शाम को फैलता है। आवाम को इस बहस में पड़े बगैर हर वक्त हर मच्छर से अपने आप को महफूज बनाना ज़रूरी है, ताकि डेंगू समेत बाकी भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मच्छरों के ज़रिए फैलती हैं, उस पर भी काबू पाना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इक़दाम उठाए जाएँ ताकि मच्छरों के जो अफजाइश है उसको रोका जा सके और जितने भी मच्छर है, चाहे सुबह में आए, शाम में आए, रात को आए, वो सारे मच्छरों को काबू करना ज़रूरी है। और जिस तरह आपने बताया कि जब मच्छर एक बीमार शख्स को काटता है तो उससे वो डेंगू दूसरे को मुंतकिल करने का ज़रिया बनता है। तो ऐसे मरीज़ जो इन्फेक्टेड हैं उसको भी अपने आप को एहतियात करना चाहिए और यूजुअली हम कहते हैं कि उसको मच्छरदानी में या महफूज जगह पे वो रहे ताकि उसको मच्छर न काट सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि डेंगू से मुतासरा शख्स, हम अगर उसकी बात करें तो जो इब्तिदाई अलामात हैं वो क्या होती हैं, और लोग डेंगू होने के बाद जब उनको ये पता लगता है कि हमें डेंगू हो गया है तो समझ नहीं आता है करना क्या है? क्योंकि आपके ख्याल में जो इब्तिदाई मरला होता है डेंगू का,
उसमें किस तरीके से आपको केयर करनी है अपनी, और अपने आप को आइसोलेट भी करना है, अपना ख्याल भी करना है, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल, हर 4 में से एक शख्स बीमार होता है, डेंगू जो इन्फेक्ट करता है, तो हर चौथा शख्स जो है बीमार होता है। और बीमारी 2 तरह की हो सकती है, एक सीवियर बीमारी जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है, और एक माइल्ड बीमारी जो कि खुद ब खुद सही हो जाती है 1 हफ्ते के दौरान। तो अलामात जिस तरह है उसमें भी थोड़ी सी काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यूजुअली बुखार होता है, तो बुखार बहुत सारी बीमारियों में भी और बीमारियों में भी होता है। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि बुखार के साथ अगर मतली या वोमिटिंग हो रही है, या आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों के पीछे वाले साइड से अगर शदीद दर्द हो रहा है, तो ये डेंगू के अलामात है। या जॉइंट पेन हो रहा है, पट्टों में दर्द है, हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा है, तो ये या आप जिस्म पे अगर शदीद अलामात में से ये है कि रैशेस निकलते हैं, जो लाल किस्म के दाने से निकल आते हैं, स्पॉट्स निकल आते हैं, तो ये डेंगू के अलामात में से है। लेकिन ज़रूरी है कि बर वक्त जो है डॉक्टर को दिखाया जा सके, ताकि वो बाकायदा चेक कर, इसके टेस्ट होते हैं, इसका ब्लड टेस्ट है जिससे पता चल सकता है कि ये डेंगू का केस है, जिसमें NS1 एंटीजन एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, डेंगू का स्पेशल टेस्ट है जो जिससे ये पता चल सकता है कि ये डेंगू की कंफर्म केस है। डेंगू, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि अलामात ऑब्वियसली ये हैं, हम करनी चाहिए। बहुत सारे अमूमन जो है बच्चे वगैरह बाहर खेलने का उनको बहुत होता है, क्रिकेट खेलते हैं, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। इस वक्त ऑब्वियसली स्कूल्स भी खुल चुके हैं। आपने कहा ना दिन का ना रात का, बीइंग एन एक्सपर्ट आप क्या हिदायत देंगे बच्चों के भी हवाले से, क्योंकि बच्चों को बढ़ेगा तो फिर वो बाहर से घर में भी आएगा। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हम खेल से नहीं रोक पा रहे हैं, रोकना भी नहीं चाहिए और रोक भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे हर वक्त निकलते रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जिस तरह कि उसको मच्छर के काटने से हमें महफूज बनाना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि उसको कपड़े ऐसे पहनाए जाए कि पूरे जिस्म को ढांप सके, और जो खुली जिस्म के हिस्से है उस पर ऐसे अद्वियात आती है मार्केट में जिस पे हम मल के, या नाम में नहीं ले पा रहा टेक्निकल वर्ड उसकी वजह से, लेकिन उस पर हम मच्छर मार जो लोशन है वो लगा के वो लगा सकते हैं और बच्चों को महफूज बना सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कुछ लोग घर पे इलाज करवाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है मॉनिटर करें कि ब्लड जो है CBC एक टेस्ट है जिसकी वजह से पता चल सकता है कि जो प्लेटलेट्स काउंट है वो ज़्यादा कम ना हो। उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और एडमिट होना हॉस्पिटल में ज़रूरी है, ताकि ऐसा केस अक्सर बहुत लेट हो जाते हैं और अस्पताल पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो बर वक्त डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक बड़े इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और भी है कि खासतौर पर डेंगू के ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो लोगों को ये समझ नहीं आती कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। अक्सर ये बातें की जाती हैं कि डेंगू में आपने किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, सिर्फ पेन रिलीवर्स लेनी है या पेन किलर्स लेनी है, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। आपके ख्याल में एक तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि इस लोगों को क्या करना चाहिए अगर वो डेंगू का शिकार हो गए, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल्स भी जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की सूरत हाल भी कुछ अब बिगड़ती जा रही है, बेड्स जो है वो फुल होते जा रहे हैं, कैपेसिटी फुल होती जा रही है। इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल है, खासतौर पर जिना हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, वहां पर हम देख रहे हैं कि तादाद डेंगू के पेशेंट्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि हर 4 में से एक बंदा बीमार होता है, और उसमें से भी सीवियर और कम बीमार वाले अफराद हैं। तो यूजुअली इसमें कोई दवाई डेंगू को ट्रीट करने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। 1 हफ्ते में बीमार खुद भी सही हो जाता है। तो ये यूजुअली डॉक्टर जो है वो पेन किलर ही दे रहे होते हैं, लेकिन अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और खुदा न खास्ता अगर उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उसको ट्रांसफ्यूजन या ब्लड चढ़ाना या प्लेटलेट्स चढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर उसका इम्यून सिस्टम पेशेंट का बहुत अच्छा है और वो मॉनिटर कर रहा है अपने प्लेटलेट्स को, और बुखार के लिए वो पेन किलर्स जो अवेलेबल है पैरासिटामोल वगैरह वो ले रहा है, और साथ साथ फ्लूइड मुसलसल ले रहा है कि जूसेस जो नेचुरल जूसेस हैं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, तो इंशाल्लाह यूजुअली ये अक्सरियत जो पेशेंट है वो 1 हफ्ते के अंदर सही हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह मैं मुसलसल इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ कि ख़ुद को सेल्फ मेडिकेशन करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता इस तरह शदीद अलामात अगर हैं तो उस तब घर पे नहीं रहना चाहिए, लाजमी हॉस्पिटल की तरह जाना चाहिए। और प्लेटलेट्स अगर कम होते जा रहे हैं, 100 से कम है, 50 की तरफ जा रहे हैं, तो लाजमी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल, आप समझते हैं बीइंग ए वीरोलॉजिस्ट एंड एन एक्सपर्ट ऑन दिस, आप मुझे जरा बताइएगा कि अगर आपका इम्यून सिस्टम यानी कि पहले से स्ट्रांग होता है, तो आपने कहा 5 से 7 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा, तो आप क्या समझते हैं
कि ऐसी सूरत में हम लोगों को अपने इम्यून सिस्टम जो अफोर्डेबल भी हो और जो जरूरी भी हो, वो किस तरीके से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने हमें जो ऐसा जिस्म दिया है जो 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 अफोर्डेबल हालात के अंदर ही अच्छा रहता है, लेकिन यूजुअली हम ऐसे इक़दाम को अवॉइड करते हैं। अगर हम अपना एक्सरसाइज प्रॉपरली करें, नींद पूरी करें और ग़िज़ा ऐसी लें जो ज़रूरी है जिस्म के लिए, रूटीन डाइट्स हैं वो हम लें, फ्रूट्स जो फ्रेश फ्रूट्स है वो लें, और ग़िज़ाओं का इस तरह इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी पे जो चर्बी वाले ग़िज़ाएँ उसको अवॉइड करें। तो जो नेचुरल फिनोमिना अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अफोर्डेबली हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रख सकते हैं और उसको मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रख के बहुत सारी डेंगू समेत बहुत सारी और बीमारियों पर भी काबू पा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो अपने रूटीन को, लाइफस्टाइल को इस तरह रखें, अर्ली मॉर्निंग जो वॉक है वो इंश्योर कर ले, नींद तो पूरी हम रखें। कोविड की तरह बहुत सारे लोगों का इनका इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं था, स्ट्रांग था, उनको को भी गया, बाद में उनका जो है वो चेक कराया था जी, उनको होके खत्म भी हो गया, उनको पता ही चला जस्ट बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। तो क्या डेंगू में भी ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको हो सकता है मच्छर काट भी ले लेकिन फिर भी आपको जो है उसका असर ना हो? बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि यार 4 में से 3 बंदे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता चलता और वो आराम से वो सही हो जाते हैं। इसमें एक और फिनाम होता है, अगर किसी को पहले से डेंगू हुआ हो, इसमें 4 सीरोटाइप्स होते हैं, जो डेंगू के वेरिएंट्स हैं, यहाँ पे सीरोटाइप्स होते हैं। तो अगर किसी को पहले एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ और दोबारा किसी दूसरे सीरोटाइप से इन्फेक्शन हो तो ये ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट ऑफ पैथोजेनेसिस। तो अगर किसी को पहले से डेंगू हो चुका है तो उसको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, खुदा न खासा ऐसा ना हो कोई नया सीरोटाइप उसको इन्फेक्ट करें और वो इन्फेक्शन ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को महफूज बनाएं। तो पहले तो कोशिश यही करनी है, और डॉक्टर साहब की भी यही हिदायत है कि अपने आप को महफूज बनाएं, कपड़े ऐसे पहने, कोशिश करें कि फुल स्लीव्स हों। अगर आप लोग मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी सही है, क्योंकि आजकल मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है। और साथ में कोशिश करें कि अपने घर के आसपास आपके कहीं पर भी पानी जमा ना हो। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और जो हिदायत आपने बताई है, खासतौर पर जिस तरीके से हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतर और महफूज रख सकते हैं मच्छरों से, मेरे ख्याल में ये तमाम इकदाम हम सबको उठाने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। छोटा सा वक्फा लेते हैं, यहाँ पे हमारे साथ रहेगा सबसे पाकिस्तान में शाज़िब उमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। स्टे सेफ। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। सबसे सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब उमाया कर रहे थे आपका इंतजार। और अब बात करते हैं कुछ ऐसी महंगाई के पहलू के हवाले से जिसको शायद हमने बहुत दिनों से जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर चैलेंज नहीं आ रहा। आवाम की जो है वो पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्जियां और फ्रूट की बात करें, मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां मुसलसल महंगी होने की वजह से लोगों की पहुंच से, आवाम की पहुंच से और उनकी जेब से काफी दूर हो गई है, काफी दूर हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अक्सर शहरों में तो सैलाब से जो फसलें तबाह हुई हैं उसके बाद ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि एक तो ऑलरेडी किल्लत पैदा हो गई है और मजीद किल्लत पैदा हो सकती है, मजीद महंगाई आ सकती है सब्जियों की सूरत में, यानी कि सब्जियां बहुत महंगी हो सकती हैं। तो सब्जियां क्या वाकई अब कुछ हफ्तों में मार्केट से गायब हो जाएंगी या कीमतों में बेहद इजाफा हो जाएगा? क्या होने जा रहा है हम ये समझना चाह रहे हैं कि हम ये खुद भी फेस कर रहे हैं चीजें। आसपास की दुकानों पर आप लोगों ने नोट किया होगा कि कीमतों में तकरीबन दुगने से भी ज्यादा इजाफा हो चुका है, बल्कि मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा इजाफा हो गया। तो इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया ताजिर रहनुमा सब्जी और फ्रूट मार्केट कराची मोहम्मद खान साहब ने। उनसे हम बात करेंगे कि क्या वाकई बहरान पैदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर क्या सूरत हाल चल रही है सब्जियों की खास तौर पर, और जो किल्लत हम देख रहे हैं ये इसकी वजह से कि जो फसलें तबाह हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर सी बात है, जब फसलें जो हमारे क्रॉप्स इनकमिंग मतलब इन फ्यूचर आने थे इस मंथ में या अगले महीने में, तो वो फ्लड की वजह से तो तमाम डैमेज हो चुके हैं, तक नियर अबाउट 90%। बिल्कुल, जब वो डैमेज हो जाएंगे तो सप्लाई का फुकदान होगा, तो ऑब्वियसली जो है ना प्राइस विल बी वेरी। और सप्लाई जब शॉर्टेज होती है तो आपको पता है कुछ हमारे यहाँ सोसाइटी का भी अलमिया है कि वो उससे एडवांटेज भी उठाते हैं। लेकिन ये तो अपनी जगह पे हकीकत है
कि ये क्रॉप्स 90% डैमेज हो चुकी है सिंध और बलूचिस्तान में। ये तो बात बिल्कुल सच है, हम भी वाकिफ हैं, जाहिर है ब्रेक भी करते हैं कि इस तरीके से फसलों को नुकसान पहुंचा है, वो बलूचिस्तान हो या सिंध के फसलों को नुकसान पहुंचा है। ये हमें पहले से नजर आ रहा था कि मिलना भी कम हो जाएंगे और गायब भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात आती है कि हम किस तरीके से बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो बाहर के आने वाली हैं सब्जियां या फ्रूट या जो भी हमारे तक पहुंचेंगी। ईरान बेल्ट से भी हमारे सुना है कि टमाटर वगैरह आने की एक है उम्मीद। तो इस तरह की जब हालात होते हैं तो उनमें भी कीमतें फिक्स की जाने का कोई होता है चेक इन बैलेंस, या अभी जिस तरीके से अपनी मर्जी आप अपने हिसाब से जो है कीमतें होती हैं, या उसका भी कोई चेक बैलेंस होगा? नहीं, देखें हर चीज़ का मैकेनिज्म तो मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है वो तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम होता है। हमारा जो काम था, हमने लास्ट मंथ जब ये मुसीबत ये जो सुनामी आई है तो हमने प्री इंटीमेशन कर दिया था हुकूमत को, एज ए ट्रेडर्स एज ए शहरी अपनी जिम्मेदारी हमने पूरी की है। और अपने एफर्ट से आपने ये देखा होगा कि पिछले जो अगस्त का महीना था उसमें प्याज 200-250 रुपए किलो था, और टोमेटो भी 250-300 रुपए किलो था। लेकिन हमने बर वक्त ईरान से और अफगानिस्तान से हुकूमत से भी जो है ना रिक्वेस्ट की थी, तो वो जो ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चीफ पैटर्न इन चीफ हैं वहीद साहब, तो उन्होंने फ़ौरन जो है ना ये इसके ऊपर जो ड्यूटीज़ थी वो लेफ्ट करवाई है हुकूमत से। तो वेव ऑफ होने की वजह से इंपोर्ट शुरू हो गई ईरान से। तो आज तकरीबन आपको 50 रुपये 60 रुपये किलो प्याज मिल सकता है, इसी तरह 80 रुपये 100 रुपये किलो टमाटर अवेलेबल है। तो ये 200-300% डिक्लाइन आया है प्राइस में। लेकिन अब इससे मजीद भी आ सकता है, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया कि इसको चेक एंड बैलेंस। देखें, कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल आइटम नहीं है, वो पेरिशेबल आइटम है, वो ऑक्शन होता है यहाँ पे। तो ऑक्शन बेस एक चीज़ है, तो उसके ऊपर जो भी भले वो इंपोर्ट हुई है या वो डोमेस्टिक है, आप उसके ऊपर प्राइस फिक्सेशन जो है ना करते हैं एज पर मैकेनिज्म। बकाया शहर में तो इस चीज़ से जो रिटेलर हैं वो बहुत ही नहायत ही जो है ना नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और हम लोगों की ये सोसाइटी का भी अलमिया है। तो मैं इस चीज़ से जो है ना डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो स्पेशली कमिश्नर कराची हैं या हुकूमत की सतह पे, देखें ये प्रोविंस सब्जेक्ट है ये, तो इसको भी अगर फेडरल गवर्नमेंट को कोई ब्लेम करता है या कोई ऐसी जिसको इल्म नहीं है तो वो तो दीगर बात है। अच्छा, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि सैलाब से जो मुतासर से आप जिक्र कर रहे हैं तकरीबन 90% फसल मुतासर हो गई है, और उसकी वजह से एक महंगाई की लहर हम देख रहे हैं सब्जियों में। दूसरी जानब जो आपने ये जिक्र किया ना कि दुकानदार खुद से भी कीमतें बढ़ा लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, ऐसे में शहरी बड़े मजबूर होते हैं। वो दुकानदार के पास जाते हैं, वो ना कोई बहस कर सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि 400 रुपए किलो है टमाटर, तो वो खरीदने पर मजबूर है। तो आपके ख्याल में कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है इस वक्त इंतजामिया को? एक तो फिक्स प्राइस रखना बहुत जरूरी है, फिर ऐसा मैकेनिज्म भी बनाया जाए कि शहरियों को ये राइट दिया जाए कि वो एटलीस्ट कंप्लेंट कर सकें, या जो दुकानदार उनको लूट रहे हैं उनके बारे में कुछ बता सकें। देखें, बात ये मैकेनिज्म भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, अमल नहीं होता। और शहरियों के लिए कमिश्नर ऑफिस में एक कंप्लेन सेल होता है। अगर हमारे यहाँ तो अलमिया यही है ना कि शहरियों को अपने राइट्स का पता नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जिम्मेदारी से जो है ना कोई परवाह नहीं है, उनको पता होता है, लेकिन वो शीशे के घर में बैठ के तो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता ना। तो ये अलमिया हमारे पास तो है। बिल्कुल सही। लेकिन खान साहब, वो वाली बात है, सिचुएशन इस वक्त तो हमें, जिस तरह हम न्यूज़ की वजह से हम बताते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी हमें आगाह करते हैं। कुछ एक्सपर्ट से भी बात हुई कि भाई इस वक्त कम से कम कितना टाइम लगेगा, तो लोगों ने कहा कि कम से कम आपको लग जाएंगे जनवरी फरवरी में रिकवर करते करते। अकॉर्डिंग टू यू, जिस तरह अभी यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान टाइम्स जो हमारा एक और अखबार है उस पर लिखा है जी, CM मुराद अली शान साहब ने फरमाया कि क्लियरिंग फ्लड वाटर टू टेक 3 to 6 months, यानी कि 3 से 6 महीने तो इस फ्लड वाटर को क्लीन करने में लग जाएंगे। तो अब आप ये बताएं, अगर 3 से 6 महीने ये करने में लग जाएंगे, 90 दिन में नई कपास आती है, नई खेप आती है, तो कितना आपके ख्याल से कितना लंबा इंतजार, साल लग जाएगा हमें तो रिकवर करते करते? देखें, ये तो CM साहब ने अभी कहा है ना, मैंने तकरीबन 20 दिन पहले एक TV प्रोग्राम में ये बात अर्ज की थी कि अगर ट्रेडर्स, ग्रोवर्स और गवर्नमेंट अगर एक मतलब बिल्कुल यूनाइट हो जाएं, और जिन जगहों पे फ्लड आया हुआ है, जिन जगहों में क्या 90% सूबे में फ्लड है, नजर आ रहा सब कुछ, तो डिवाटरिंग करने के लिए भी हमें कम से कम
मिनिमम 2 महीने चाहिए। अब अगर 2 महीने में डिवाटरिंग होती है तो उसके बाद फिर उन जमीनों को काबिल काश बनाने के लिए भी फिर 2 महीने चाहिए। फिर 2 महीने 4 महीने हो गए। और बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो बहुत अर्ली अगर आती हैं, यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो उसमें जो है ना 70 to 90 डेज चाहिए होते हैं। ठीक है, 3 महीने। तो ये 7 महीने का तो कम से कम आप साल हो गया ना आपका, आपको बता रहे थे। तो ये तो है प्रैक्टिस है ये। हाँ। लेकिन अगर हुकूमत जिस तरह हमारे यहाँ ऐसे अक्सर होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये बातों की हद तक तो चलें, कोई कह देगा कि हम डिवाटरिंग कर देंगे 2 महीने में, 3 महीने में। अभी तो चलें एक प्रेशर है, तो आपको कुछ लोग नजर भी आ रहे हैं, डूबने के बाद लोग आप ये कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने से भी कहने की बात नहीं होता। कहने की बात है। फिर एक बात बहुत स्पेशली मैं आपसे ये आपके इस चैनल से, इस फ्लोर से जो है ना करना चाह रहा हूँ कि जिन जिम्मेदारों की फसलें क्रॉप्स तैयार थे वो डूब गई हैं, उनका तो टोटली लॉस होगी ना, उनकी तो दुनिया यही थी। अब उनको डिवाटरिंग होने के बाद भी अगर जब तक गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी, तो वो सीड, आज सीड कितना महंगा है, आज पेस्टिसाइड कितनी महंगी है, जमीन में कल्टीवेशन करने के वो काबिल ही नहीं होंगे, तो वो कल्टीवेट करेंगे। बीमारियां भी हो लाइफ चैलेंजेस हैं, अपने वो बच्चों को और अपनी फैमिलीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में यानी कि जो मुझे टाइम फ्रेम समझ आ रहा है सर, वो तकरीबन 1 साल का। हमें भी यही लग रहा है 1 साल भी मिनिमम 1 साल उस सूरत में होगा जब तमाम जो है ना स्टेक होल्डर, तमाम फोर्सेस, गवर्नमेंट, ग्रोवर्स, सोसाइटीज ऑन बोर्ड होंगे। अदरवाइज तो मुझे ये जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है इंतजामी सतह पे, तो मुझे तो ये लगता है कि हमें इसका खमियाजा 2-3 साल भुगतना पड़ेगा। फिर ऑल्टरनेटिव क्या होगा? अब हम इंपोर्ट की तरफ जाएंगे। इंपोर्ट हमें जब करेंगे तो जाहिर बात है वो हमें फिर सस्ती सब्जी तो नहीं मिलेगी। देखें, इंपोर्ट आप वही आइटम कर सकते हैं जो इम्पोर्टेबल है। बिल्कुल, ये जो जिसकी लाइफ इतनी है। ग्रीन वेजिटेबल है, गरीब आदमी है, वो जाता है, वो 20 रुपए की किलो भिंडी लेता है, 20-30 रुपए किलो टमाटर मिलते हैं, कोई आलू मिलते हैं, तो वो अपने बच्चों को 2-4-5 बच्चों को क्या करता है, 100-200 रुपए में अपना वक्त गुजार लेता है। अभी आप ये बात बताएं ना, जब ग्रीन वेजिटेबल सारी डूब गई है, क्योंकि ये सिंध और बलूचिस्तान से ही मोस्टली इन फ्यूचर 3-4 महीने 5 महीने आनी थी, तो वो तो डैमेज हो चुकी है। आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना ऑनियन, जो प्याज है, बिल्कुल, या कर सकते हैं। आलू हमारे यहाँ पंजाब में जो वाफर मिकदार में, उसका कोई जो है ना खदशा नहीं है। टोमेटो है, टमाटर है, तो ये 2-3 चीजें तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बकाया हर कोई जो है ना प्याज और टमाटर तो नहीं खाता ना भाई। ग्रीन वेजिटेबल मोस्टली जो है ना 90-80% अब गोश्त लोग खरीदने के इस काबिल नहीं है, लोगों में परचेज पावर नहीं रही है। वो तो दूध 200 रुपए किलो पे करा है। तो इंतजामिया तो बहुत डीप एंड स्लीप है। ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट तो बिल्कुल इनकी जो है ना जीरो फंक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके नहीं आने से कम ये पता चला कि ये जो इस वक्त मसला है ये असल में है, हम इस पर खाली कयासराइयाँ नहीं कर रहे, खाली बात नहीं कर रहे, ये दरअसल हकीकत है जिससे हमें गुजरना पड़ा। बहुत शुक्रिया आप खान, हमारे साथ थे। अब जहाँ हम सब्जी और बात कर रहे हैं वहाँ शाहजेब आटे की कीमतें, इस तरह ऑब्वियसली गंदम की जो फसल वो भी वही अफेक्ट हुई है। इस वक्त जो आटा जो मिल रहा है वो प्राइसेस इस वक्त कहाँ बढ़ गई, 90 रुपए फी किलो तक जहाँ पहुंची है। अब आप एक बात बताइए, किसी ने अगर जो है 1000 रुपए का आटा खरीदा, उसके पास कितना किलो आएगा? ठीक है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि 90 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है ओपन मार्केट में गंदम की कीमत, जिसके बायस चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा किया है। बिल्कुल, तो जिस तरीके इजाफा किया जा रहा है, तो सिंध में होने वाली बारिशों और सैलाब के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये एक महंगाई की जो लहर आ रही है, इससे हर चीज मुतासर हो रही है। सब्जियां हो, गोश्त हो, गोश्त तो खैर जाहिर है लोगों की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। तो हैदराबाद में आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी कि 110 रुपए फी किलो हो गया हमारा। अब आप ये सोचिए कि जो इंसान अपने घर के लिए एक मुतवसत तक मिसाल रखने वाला 10 किलो 15 किलो अपने घर के लिए लेता था, उसका बजट कहाँ तक जा पहुंचा होगा? अगर एक हफ्ते का उसको 10 किलो लेना होता होगा तो उसके ऑलरेडी 4,500-5 हजार जो हैं उसके जो हैं एक हफ्ते के, एक महीने के एक्स्ट्रा बजट में लग गए हैं। हमारे साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा साबिर बंगश साहब। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप आए। मुसलसल आटा महंगा होने की वजह आपकी नजर में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 92 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों का। देखिए, ये मुसलसल महंगाई की जो मेन वजह है वो तो आप सब लोगों को पता है, कुछ वो
ऑल द वर्ल्ड जो है ये एक लहर आई हुई है। दूसरी जो मेन रीज़न है हमारी पाकिस्तान में जो गंदम के और आटे की जो आटे और गंदम के रेट जो बढ़ चुके हैं, उसका जो मेन रीज़न वो ये है कि हमारी जो पैदावार है वो है 2,68,00,000 मीट्रिक टन इस साल, जहाँ पे हमारी ज़रूरत है 3,10,00,000 मीट्रिक टन। एक तो मेन वजह यह है कि हमारी जो खुराक है उससे तकरीबन हमें 40 लाख टन तकरीबन वो हमारी पैदावार कम हुई है। एक तो मेन ये शॉर्टेज की वजह से हमें जो है ये रेट हमारे बढ़ गए। और दूसरी जो मेन रीज़न ये है कि जहाँ पे हम लोग पैदावार जो है वो झेल रहे हैं, कम होने की वजह से हमें मुश्किलात हो रहे हैं। दूसरी जगह पे हमारे जो स्टॉकिस्ट है और माफिया जो हैं, जो ब्लैक में गंदम को बेचने और आटे के लिए जो मार्केटों में सरगर्म बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जो है गंदम को मज़ीद स्टॉक कर लिए हैं, यानी आटे और गंदम के रेट मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मेन वजह यह है कि एक तो हमारी गंदम ऑलरेडी पैदावार कम हुई है, दूसरी पंजाब, क्योंकि पंजाब सबसे ज़्यादा गंदम की पैदावारी सूबा है, उस वजह से हम मुतासर हो रहे हैं कि वहाँ पे और माफिया बैठी है, वो गंदम को मजीद जो है इस ताक में बैठे हुए हैं कि ये आटे और गंदम के रेट मजीद बढ़े। एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ जो हमारी समझ से बालातर है, वो ये है कि जब सैलाबी सूरत नहीं भी थी उस वक्त भी आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा था और इतना ही इजाफा हो रहा था। अब तो सैलाब आ गया और खैर अब ये खबरें आ रही हैं कि फसल तबाह हो गई है, तो इजाफा इसलिए भी किया जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि जो सैलाब से पहले इजाफा हो रहा था ये वही कंटिन्यू हो रहा है, या सैलाब से भी अब मुतासर हो रही है फसल? देखिए, सैलाब से तो फिलहाल ये गंदम हमारी मुतासिर उस हिसाब से ये हुई है कि जहाँ पे गंदम हमारी स्टॉक पड़ी हुई थी, वो स्टॉक गंदम जो है वो काफ़ी हद तक हमारी जो है मुतासिर हुई है सिंध में और हमारे पंजाब में। क्योंकि हमारी गंदम जो है होती है, ये हमारी क्रॉप कटिंग वो हमारी होती है मार्च के महीने से शुरू होकर मई के महीने तक हमारी कटिंग हो जाती है। फसल तो हमारी ऑलरेडी क्रॉप कटिंग हो चुकी है, लेकिन बेसिकली जो गंदम स्टॉक पड़ी हुई है फूड और पासकों के पास, वो खुले आसमान तले वो गंदम पड़ी हुई है, तो वो बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा हुआ है, जिससे ये गंदम और आटे में मजीद जो है तेज आते हैं। जी राइट। तो साबिर साहब, जिस तरीके से अभी सैलाबी सूरत हाल तो अभी काबू में आई ही नहीं है। थोड़ी देर पहले भी हमारे साथ वेदर एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि अभी भी स्पेल्स बाकी हैं, मंथ के आखिर तक ऑब्वियसली रहेंगे। फसलें हुई हैं, इसका बहुत बड़ा वाकई में बहरान है, पैदावार हमारी जो है वो उस पर बहुत बड़ा रुकावट भी आएगी। लेकिन कीमतें तो कंट्रोल, जब हालात नॉर्मल थे तब भी नहीं आ रही थी, उसकी क्या वजह है साबिर साहब? देखिए, मैं आपको अर्ज करता जाऊं कि पंजाब जो है वो 80% गंदम के पैदावारी सूबा है पूरे पाकिस्तान के लिए, जो गंदम पैदा कर रहे हैं। इस दफ़ा पंजाब ने गंदम और आटे के ऊपर बहुत सख्ती की हुई है। अभी आज के जो रेट है, मौजूदा रेट, मैं आपको ये बताता जाऊं कि 80 रुपये पर केजी गंदम का रेट वो पंजाब का है। तो अगर ये गंदम वहाँ से उठ के कहीं दूसरे सूबों पे जाएगी, एक तो पंजाब वालों ने इतनी सख्ती की है कि बॉर्डर के ऊपर रेंजर तैनात कर दिए हैं, दूसरी डिपार्टमेंट को रखा हुआ है वहाँ पे, वो गंदम और आटा हम बहुत मुश्किलात से दूसरे सूबों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आटा गंदम पहुँचते तकरीबन उसके ऊपर 5 से 10 रुपये पर केजी का जो है वो रेट उससे बढ़ जाता है। तो उससे भी मार्केट में बहुत बड़ा इससे इफेक्ट पड़ गया है कि रास्ते में जो खर्चे हो रहे हैं और गंदम की और आटे की जो नकलो हरकत के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हुई है, तो उस वजह से मेन जो है ये रेट इसका बहुत बढ़ गया है। अभी आज मैं आपको ये बताता जाऊं कि हमारे KPK में 20 किलो का तेला जो है वो 2000 रुपये क्रॉस कर गया है, यानी 100 रुपये किलो से ऊपर जो है हम आटा खरीदने पे मजबूर हैं, फिर भी हमें आटा यहाँ पे मिल नहीं रहा है। दूसरी जानिब हमने यहाँ पे KPK में जो हमारी फसल थी वो भी तबाह हुई है जो लास्ट टाइम हुई है, और अभी जो नई फसल आ रही है उसमें भी हमें ये नजर नहीं आ रहा है कि हम मजीद जो है ये बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमारा साहब ये जो बताइएगा, आप जो नकलो हरकत का जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या परेशानी है? और ये पहले भी जिक्र होता रहा है कि जो फसल आनी होती है, चाहे वो पंजाब से हो, सिंध से हो या किसी और सूबे से हो, इसमें बड़ी परेशानी का सामना है, वो कोई भी फसल हो। ये क्या इश्यूज है नकलो हरकत के, और क्या इस हवाले से आपने गवर्नमेंट से कोई बात की है या बातचीत इस हवाले से हुई है कि नकलो हरकत आसान बनाई जाए, उस पर जो है वो तंग ना किया जाए या उसकी वजह से रेट ना बढ़ाए जाए? जी बिल्कुल, ये इस तरह है कि पंजाब जो है वो आर्टिकल 151 की खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, किसी भी सूबे से दूसरे सूबे तक गंदम और
जो खुराकी अजनास हैं उसकी मूवमेंट पे कई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन पंजाब इस हटदर्मी पे आया हुआ है कि वो दूसरे सूबों तक ये गंदम और आटे की नकलो हरकत के ऊपर सख्त पाबंदी इन्होंने लगाई हुई है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे हुकाम बाला से हमने राब्ते करने की कोशिश भी की है, वज़ीर आज़म साहब से हमने टाइम लेने की कोशिश की है, लेकिन हमें कोई रास्ता हमें नहीं दे रहे हैं। तो हम अभी मजबूरन हमारा सूबा KPK जो है वो हम अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम जा रहे हैं। हम अदालत के जरिए ही ये आर्टिकल में दोबारा अगर ये चेंजेस की हुई है तो उसका भी हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी हुई है तो कम से कम ये पाबंदी जो है वो इस तरीके से हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, आने वाले हफ्तों में, क्योंकि खासतौर पर भी हम सब्जियों के हवाले से भी बात कर रहे थे कि एक बड़ी महंगाई की हाइक मजीद आने वाली है, फसलें भी तबाह हैं, दूसरी तरफ हम महंगाई देख भी रहे हैं ऑलरेडी भी, और उसमें मजीद इजाफा होने वाला है। अगर खास तौर पर हम फ्लावर मिल्स की बात करें सर, तो क्या कीमतों में अब बेहद इजाफा देखेंगे आने वाले महीनों में हम? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस महीनों से अभी हम गुजर रहे हैं, ये अक्टूबर, नवंबर और जो महीने, ये हमारे पास इन दिनों में आटे और गंदम के रेट बड़े मुस्तकम होते थे, लेकिन अभी क्योंकि हमारी जो अगले जो हमारी क्रॉप कटिंग होगी वो हमारी मार्च से शुरू होगी, यानी तकरीबन 5-6 महीने 7 महीने का गैप है, तो ये आटे और गंदम के रेट मजीद बढ़ने के जो है वो खदशात हैं। ना तो अभी नई फसल कोई आ रही है, ना हम इम्पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे भी जो गंदम की पैदावार है वो भी हमारे टारगेट लेवल से कम हुई है। तो सर कहाँ तक जा सकती है प्राइस? 110 रुपए फी किलो तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, आपके ख्याल में और कहाँ तक जाएगी प्राइस की? देखिए, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम भी मैंने आपकी ये चैनल की वसात से ये बात की थी कि ये रेट मजीद जो है यहाँ पे बढ़ने के खदशात है। तकरीबन 110 से 120-25 तक ये अगले 1 महीने 1.5 में ये रेट बढ़ सकते हैं। 10 से 15 रुपए मजीद बढ़ सकता है। अल्लाह रहम करे, यानी कि अवाम जो है इस मुश्किल के लिए तैयार है, इस चैलेंज के लिए पहले से जो है वो अवाम को अब तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर सुबह पाकिस्तान में। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेंगे, शाज़ बरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाज़ेब अहमद के साथ। तो खबर ये है कि पाकिस्तान ने भारत को हराया भी है और एशियन चैंपियनशिप जीती भी है, लेकिन एशियन चैंपियनशिप कौन सी है, कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं? हमारे स्टूडियो में ये कहकर गए थे, कहकर जीत जाना। फिदा हुसैन की हम बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी बिल्डर हैं। किर्गिस्तान में होने वाली एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में वाबडा की बॉडी बिल्डर फिदा हुसैन ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू हिम, और पाकिस्तान का परचम एक बार फिर बुलंद किया है हमेशा की तरह, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा फिदा हुसैन ने लीड प्रो कार्ड भी जीता है और मिस्टर एशिया का टाइटल भी हासिल किया है। माया कहिए, बल्कि हम अपने आप को वी आर सेल्फ करेक्टेड कि कहकर तो ये भी गए थे कि जीत कर आएंगे, लेकिन ये वाकई में जीत कर आ गए। देखिए अब शरारत तो बनती है, अब क्या करें, छेड़ेंगे तो सही जरूर। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं बॉडी बिल्डर फिदा हुसैन और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम दोनों को, मुबारक हो। वाह वाह वाह, जाने से पहले शो पर आए थे ना? बिल्कुल आप लोग भूल गए? हाँ, शो पर आए थे, कहकर गए थे, भाई साहब दिखा के गए थे कि मैं जीत अभी भी दिखाएंगे। फिदा मुझे बताएगा, गोल्ड मेडल जीता, सबसे पहले तो क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग्स थी, और फिर इतने आप कॉन्फिडेंट थे माशाल्लाह, आपको पता था कि आप चाहे भारत हो कोई भी हो आप हरा कर ही आएंगे? असल में मोटिवेट इतना हो गया था मैं जब किक मिल गई थी। मेरे टीचर ने जब एक्सरसाइज शुरू करा दी तो मुझे कहा था कि इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे, और अच्छी तैयारी हुई। और असल बात यह है कि हमें स्पॉन्सर गवर्नमेंट ने की है और शाहिद आफरीदी साहब ने की है, तो हम लोग बहुत मोटिवेट हो गए थे। तो इन सिलसिले में हमारी तैयारी अच्छी हो गई थी और पुरजोश थे हम लोग, और पुर उम्मीद थे, और अल्लाह ताला से और भी दुआ करते हैं कि इसी तरह अगर हमें सपोर्ट होता रहा तो इंशाल्लाह आगे भी। लेकिन ओपोनेंट टीम्स भी तो तैयारी करके आई थी, आपने ऐसा क्या कर दिया कि वो बेचारे हार के चले गए और आप गोल्ड मेडल लेके आ गए, एशिया टाइटल कप भी लेके आ गए? बस तैयारी अच्छी थी, हमारी उम्मीद थी अल्लाह से, अल्लाह ने बड़ा साथ दिया, अल्लाह ने बड़ा साथ दिया, बड़ा साथ दिया। नहीं, बहुत खुशी हो रही है कि आप
अच्छा, खुशी इस भी ज्यादा हो रही है कि आप एक तो शो पर भी आए थे, बोल कर गए थे, तो और दोबारा बोल रहा है कि आप जीत कर आए, तो उसकी खुशी अलग है। इसकी एक और वजह भी है मैम, जब हम लोग गए थे थाईलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो वहाँ से आइडिया लगाए कि एशिया में भी यही लड़के आएंगे, तो वहाँ मेरी 4th पोजीशन आई थी वर्ल्ड में। तो वो भी आइडिया लगाया था मैंने, तो इस तरह इनको किस तरह कवर करेंगे मैंने डिस्कस की थी अपने कोच से ना। तो इस तरह हमारी अगर ट्रेनिंग चलती रही, हमारी डाइट की नीड अच्छी हो गई, तो हम लोग उनसे कम नहीं है, इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। देखिए एक्सपीरियंस था आपका, फिर उसके बाद ही आपने अंदाजा भी लगाया, साथ ट्रेनिंग भी थी, ये इसी का नतीजा है। मोहम्मद इकबाल साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं टाइटल जीतना बहुत बड़े एजाज की बात है, खासतौर पर इनके लिए भी और हमारे लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए भी। आप कितनी बड़ी अचीवमेंट है खासतौर पर जब हम ओवरऑल बॉडी बिल्डर्स की बात करते हैं? ये एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, पहली चीज़, क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान में किसी ने भी इलीट प्रो कार्ड हासिल नहीं किया। फिदा हुसैन बलोच ये वाहिद बॉडी बिल्डर है जो इलीट प्रो कार्ड हासिल किया। दूसरी चीज़, फिदा ने 1 मेडल, आप तो गोल्ड मेडल की बात कर रहे हो, 2 मेडल और भी हैं इसके साथ, टोटल 3। तो एक गोल्ड मेडल है जो इन्होंने 90 kg कैटेगरी में हासिल किया, एक सिल्वर मेडल है जो इन्होंने मास्टर क्लास में हासिल किया, और एक ओवरऑल कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये पाकिस्तान के लिए ही पाकिस्तान की जीत है, और बॉडी बिल्डरों के लिए मशाल राह है कि आदमी बहुत बड़ी होप है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो जितने भी बॉडी बिल्डर हैं उनके लिए फिदा हुसैन बलोच एक मशाल राह है कि अगर मेहनत सही की जाए, अज़म से जाया जाए, तो मैं नहीं समझता कि बॉडी बिल्डर फतवात क्यों नहीं हासिल करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। अब अगला हदफ भी जरा बता दें, ताकि लास्ट टाइम एक हदफ को बता के गए थे, अब बताएं अगला क्या करना है। अगला हदफ ये है कि अभी इंशाल्लाह ताला ये वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, और मैं ये नवंबर में स्पेन। तो इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि फिदा हुसैन अपनी कैटेगरी में मेडल क्यों नहीं हासिल करे। एक और कैटेगरी है, वहां पे जाके क्योंकि जाते हैं तो कुछ सीखते बंदा, तो ये एक क्लासिक बॉडी बिल्डिंग है। फिदा ने जिस तरीके से वहाँ पे म्यूजिक पे एक पोजिंग की है, शायद आप लोग दिखा सके तो हम साथ मनाज़िर दिखा रहे हैं, और पोजिंग की है, तो वो एक क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में फिदा की पोजिंग काफी मशहूर हुई है, तो काफी मशहूर है इनकी पोजिंग। तो मैं ये चाहूंगा कि वर्ल्ड में क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में फिदा जरूर हिस्सा ले, इंशाल्लाह ताला। इनके हाइट कैटेगरी के हवाले से ये इंशाल्लाह उसमें भी गोल्ड मेडल लेंगे अपने कैटेगरी के साथ साथ। अच्छा, किर्गिस्तान में वो कौन सी टीम्स थी या कौन से ममालिक थे फिदा जिनसे आपको थोड़ी सी टेंशन थी यार ये मुझे कुछ टफ टाइम चैलेंज लग रहा है? हाँ, ईरान एंड कतर एंड मलेशिया। रियली? मलेशिया का तो समझ सकते हैं, लेकिन ईरान और कतर भी बहुत, ईरान बहुत टफ आता है और बहुत बड़े दस्ते के साथ आता है। और खुशी की बात यह है कि जिस तरह इकबाल भाई ने कहा कि प्रो कार्ड ने मेरे रास्ते खोल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इंटरनेशनल इवेंट में जैसे कि आर्नल्ड क्लासिक हो गया, ओलंपिया हो गया, और यूनिवर्स के लिए मेरे रास्ते खोल दिए। उसकी एंट्री मेरी फ्री हो गई है। जबरदस्त, हाउ नाइस। अच्छा, जब ये आए आप लोग माशाल्लाह, किस दिन हो गए पहुंचे हुए? खैर से तकरीबन 2-3 दिन हो गए। 2 दिन हो गए पहुंचे हुए। अच्छा, अब जो बॉडी बिल्डर्स आपने कहा ना माशाल्लाह राय, वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम आने वाले नए बॉडी बिल्डर्स जो आपको देखकर अब हिम्मत पकड़ी, उनका क्या फीडबैक था कि भाई अब फिदा भाई अब हमारे लिए भी कुछ रास्ते बनाओ? अब उनकी फीलिंग बहुत अच्छी हो गई है कि हम लोग भी तैयारी करें और फिदा की तरह जो है ना वो वर्ल्ड में और एशिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। अरे वाह। अच्छा फिदा, हम खासतौर पे सोशल मीडिया पे भी आपकी पिक्चर्स बड़ी वायरल हो रही हैं, सब कंग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे शो से मैं थोड़ा सा ये भी चाह रहा हूँ आप अपनी थोड़ी स्टोरी भी बताएं। कहाँ से आपने आगाज किया था, किस तरीके आगाज हुआ, कितनी उम्र में किया, फिर कितना वक्त लगा इस स्टेज तक पहुंचने में? इससे उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगी जो समझते हैं कि अभी हमने शुरू किया, साथ ही हम गोल्ड मेडल लेके भी आ जाएंगे। और सपोर्ट हासिल नहीं थी? नहीं, मैंने मीरपुर कास्ट से स्टार्ट की है। जो मेरे टीचर थे जमाल बलोच, उन्होंने मुझे ट्रेन किया था। उस वक्त मेरे ख्याल में मेरी 10 पोजीशन आई थी मीरपुर कास्ट, मिस्टर मीरपुर कास्ट के मुकाबले थे। उसके बाद फिर जब 10 पोजीशन के बाद मैंने जो तैयारी की है, मिस्टर मीरपुर कास्ट बना, फिर उसके बाद मिस्टर सिंध के मुकाबले हुए, उसमें मैंने अचीव किया। और फिर जब कराची वालों ने मुझे देखा मिस्टर सिंध में, खुर्शीद हसन साहब थे जो प्रेसिडेंट थे कराची और पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में नहीं सिंध के, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, उन्होंने तैयारी करवाया मुझे।
मिस्टर कराची बना, फिर मुझे आमिरुल्लाह साहब से मिला कि इसको पाकिस्तान की तैयारी आपकी कराएं। ट्रेनिंग कितनी सख्ती, आप दिन में कितना ट्रेन करते थे, कैसे ख्याल करते थे, सब कुछ बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मैनेज करना। पहले तो मैं छोटे लेवल पे था, तकरीबन मेरी 3 या 2 घंटे की ट्रेनिंग होती थी। जब पाकिस्तान लेवल पे आया तो मेरी तकरीबन 5 से 6 घंटे की हो गई। अब तो तकरीबन 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है। और अब जब एशिया लेवल पे आ गया तो मेरे मील सब गेन हो गए हैं। जबरदस्त, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। अब ये है जिस तरह आप ऑब्वियसली ये जीत कर आए हैं, आगे नवंबर में जा रहे हैं, नवंबर में कितना बड़ा जो है वो डेलीगेशन जा रहा है, कितने साथ में आप लोगों के लोग होंगे, वहां पर कहाँ जा रहे हैं, कितने लंबा आपका स्टे होगा, वहां पर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? वहाँ तो पूरी वर्ल्ड की टीमें आएंगी ना, ये तो एशिया ईरान भी होगा, कतर भी होगा, लेकिन हमारा कंपटीशन ये नहीं है। कंपटीशन तो आप समझ लें कि ये लड़कों का है कि लड़के किस तरीके से तैयारी में जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दफा जो इतना बड़ा दस्ता हमारा 10 खिलाड़ियों का जो डेलीगेट दिया हमारा, तो इसमें सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने भी भरपूर ताउन किया, जिसकी बिना पे हम वहां जा सके, क्योंकि ये इसमें एक अच्छा खासा आपको समझते हैं कि मुलाकात हुई लाला से? नहीं, वो बिजी है। वो मेरी बात हुई थी, उनके असिस्टेंट से कह रहे कि बिजी है अभी, मगर मुलाकात करेंगे। बहुत खुश होंगे वो, बहुत खुश होंगे। पैगाम तो आ गया उनका। मैं अभी जरा एशिया कप भी चल रहा था ना, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। वो फ्लड विक्टिम में उधर अच्छा, ये जरूर बताइए इकबाल साहब कि मजीद कितने फिदा हुसैन तैयार हो रहे हैं? देखें, पाकिस्तान में जो बॉडी बिल्डर की कमी नहीं है और टैलेंट की कमी नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा। अगर ये बॉडी बिल्डिंग के हवाले से मैं बताऊँ, अगर इस तरीके से अगर हम गवर्नमेंट की सपोर्ट हमारे साथ रही, जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हमारे सपोर्ट करता है, तो मैं नहीं समझता कि 1 फिदा 1 गोल्ड मेडल, 10 फिदा 10 गोल्ड मेडल। इंशाल्लाह नहीं। यही लड़के जो अभी बीट हुए हैं हमारे साथ आके, इन्हीं लड़कों को अगर अच्छा ट्रेन करें तो ये लड़के जीत सकते हैं और गोल्ड मेडलों में आ सकते हैं। ये लड़के भी कम नहीं है, उनमें से अच्छे लड़के हैं हमारे। टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। कितनी खुशी की बात होगी ना कि फिदा के बाद जो अब आने वाले जो नेक्स्ट बैच होगा, वो फिदा के बैरियर्स बनाने के बाद कह रहे हो इसको पार करो, इस हदफ को भी पार करो जो मैंने। अच्छा, रोल मॉडल हमारे कॉन्टिजेंट में जो खिलाड़ी गए थे उनका भी मैं जिक्र कर दूं। फिदा ने तो 3 मेडल हासिल किए, पाकिस्तान ने मजमूई तौर पे 5 मेडल और 3 पोजीशनें भी हासिल की हैं। तो उसमें एक सिल्वर मेडल गुलनवाज खान है, जो उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया पूरे एशिया में। फैसल खान है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया पूरे एशिया में। इसके अलावा 4th पोजीशन हासिल की है हमारे जूनियर मिस्टर पाकिस्तान से मोहम्मद अख्तर बिलाल, उन्होंने 4th पोजीशन हासिल की है। इसी तरीके से सभी खान तरीन ने 5वीं पोजीशन हासिल की है और फैसल खान ने 6 पोजीशन आए। अब एक बहुत अहम सवाल करने जा रही हूँ। आपने कहा मीपो खास से हैं, हमारे इंटीरियर सिंध को बहुत नुकसान पहुंचा है इन बारिशों में। जब आप वहाँ होंगे, मैं समझ सकती हूँ कि अपने मुल्क के जो लोग हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुकीम है वो भी परेशान है, जो यहाँ से गए थे वो भी बहुत परेशान होंगे। आपकी तरफ क्या परेशानियां आई हैं, अगर आप जानते हैं, या आप क्या करने का प्लान रखते हैं वहाँ के लोगों के लिए? हाँ, बहरहाल मैं तो शहर में रहता हूँ, इतनी परेशानियाँ वहाँ नहीं आई हैं। हमारे जो आउटसाइड के जो लोग हैं उनमें बहुत परेशानी आई है, उससे हम बहुत तकलीफ में गुजरे हैं, वो हमें भी तकलीफ हो रही है उनको देख के। तो आप सोच रहे हैं कि आप वहाँ जाएंगे कुछ सलाब जदगान के हवाले से? कोई आपका मैं गया भी हूँ वहाँ पे। अच्छा, जी हाँ, आने से पहले जो ना 1 दिन 2 दिन पहले मैं चला गया था वहाँ पे। सिंध का, बलूचिस्तान का, खैर हम ये पूरे मुल्क में अभी देख रहे हैं, खास बहुत खुशी हो रही है, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी फतह है आपकी भी, पाकिस्तान की भी। आखिर में कोई मैसेज देना चाहते हैं फिदा, कुछ कहना चाहते हैं आप, कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अगर अच्छी तैयारी हो, लड़के आए इस तरफ, तो एशिया वर्ल्ड कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे लड़के अचीव कर सकते हैं, मगर उसके लिए थोड़ी डेडिकेट और मेहनत की ज़रूरत है। और बाकी जो उनके टीचर्स हैं वो उनको सपोर्ट करें, और जब टीचर सपोर्ट करेंगे तो अच्छे रिस्पांस आएंगे आगे से, तो ये वर्ल्ड और एशिया खेल सकते हैं हमारे लड़के, कम नहीं है खेल सकते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जाते जाते आपका बाइसेप ना देखें? बैठे बैठे आप जरा हमें बाइसेप दिखाते हुए जाएं, फिर हम यहाँ से जो है ना
वाह भाई जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच फिदा हुसैन, थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आप लोग शो में आए। बड़ा अच्छा लगा कि इस तरीके से इतने सारे मेडल्स हम लोग जीतकर वतन वापस लौटे हैं। बड़ी खुशी की बात भी है और ऐसी टेंशन में बड़े एजाज की बात भी है कि पाकिस्तान का परचम इस तरीके से हमारे तमाम एथलीट्स भी रोशन कर रहे हैं, मुल्क भर का नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, खासतौर पर ऐसे मेडल्स भी जीत रहे हैं, ऐसे एजाजात भी जीत रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। क्या बोलते हैं आप आपके अंदर से वो एक जज्बा नजर, हाँ आपको भी बोलने में मेडल मिलना चाहिए। तो ये तो थी ऑथेंटिक न्यूज। अब बात करते हैं फेक न्यूज के बारे में। बहुत सारे लोगों के साथ ये मामलात होते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में ये मामलात आते हैं और बहुत सारे लोग ये मामलात खुद करते हैं, मुलव्विस होते हैं, बाकायदा उनका मास्टरमाइंड होता है किसके बारे में कैसे कोई फेक न्यूज बनानी है। और जो ये सबसे बड़ा ट्रेंड चल गया है कि आप व्हाट्सएप पे जो खबर आ रही है वो तस्दीक के बगैर आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, पता नहीं उसका आपको सवाब भी मिल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। तस्दीक के बगैर ऐसे खबरें नहीं फैलानी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है इंडिविजुअली। आप अगर किसी ऑब्वियसली अगर आप ये भी कर रहे हैं कि कुछ लोग गिरफ्तार कहीं हो गए, ये बात मैंने कहीं सुनी थी, कुछ लोग कहीं गिरफ्तार हो गए, आपको क्या पता गिरफ्तार हो ही नहीं, क्या वो ऑथेंटिक था नहीं था। लेकिन फिर जो पर्सनल इंडिविजुअल्स लोगों को, जान पहचान वाले लोगों को, जिनके लोग सेलिब्रिटीज हैं या जाने पहचाने लोग हैं, उनके बारे में भी तो मैं जरूर पता करना चाहूंगी जनाब साबिक एडिशनल DGFIA अमार जाफरी साहब से कि क्या सिचुएशन होती है ये और शेयर करने का क्या कितना खतरनाक हो सकता है या मुझे क्या करना चाहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आप खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का सर, शुक्र अल्लाह का। मैं तो किसी और की क्या बात करूं, अमार सर मेरे साथ ही हुआ है, क्या करना चाहिए? अभी बात करते हैं। देखें, फेक न्यूज जो है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत फेक न्यूज़ फैलाई गई, उससे डिसइंफॉर्मेशन फैली, लोग डिमोरलाइज हुए। अब देखना ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फेक न्यूज़ फैलाने वालों को। सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव होता है कोई कमर्शियल गेन, कि भाई जो अभी आपने फरमाया कि मैक्सिमम लाइकिंग होंगी तो सब कुछ होगा। कुछ कमर्शियल गेन नहीं होते, लेकिन उनके पोलिटिकल गेन्स होते हैं, उनके कोई जो उनके एजेंडा होते हैं डिफरेंट किस्म के, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। इत्तेफाक से मैं 2 दिन पहले ही चाइना से वापस आया हूँ और मुझे बड़ा क्लोज मौका मिला 2 हफ्ते उनके साथ काम करने का। तो मैंने देखा वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं सब चीज़ों को। अब गुजारिश ये है कि इंटरनेट जो है ना, वो एक ग्लोबल चीज़ है। ये नहीं है कि भाई पाकिस्तान में चल रहा है तो यानी अगर आप कहते हैं कि 1 क्लिक कैन ट्रेस यू बैक, अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो ट्रेस बैक हो जाएगा। डिपेंड करता है कि ट्रेस बैक करने वालों की कॉम्पिटेंसी क्या है और वो किस लॉ के तहत काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये बहुत डेंजर स्टैंड है। मैं आपको इसकी अच्छी मिसाल दूंगा। एक ज़माने में अमेरिका के अंदर हेल्थ के ऊपर कोई लॉज नहीं थे, यानी अगर जिस तरह अभी आपने कहा कि आपकी हेल्थ के बारे में कोई फेक न्यूज़ फैला दे तो ज़ाहिर है आपका कैरियर डैमेज होगा उसके अंदर। तो उन्होंने एक हिपा लॉ लेकर आए। हिपा लॉ क्या था कि आप किसी की भी हेल्थ के बारे में कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते। इवन जो हॉस्पिटल्स थे उनके सर्वर अगर हैक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो हर चीज़ ऑटोमेटेड थी उस ज़माने के अंदर। ये 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इसकी जो रिपरकशंस हैं वो मुल्कों के लिए, उनकी इकोनॉमीज़ के लिए, ये सब चीज़ें ये बहुत डेंजर स्टैंड में आती हैं। अब यहाँ से दूसरी बात शुरू होती है कि जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं उनके पास कौन से ऐसे कवानीन हैं जिसके तहत वो इसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में कहा था कि 1860 के अंदर अंग्रेज़ का हुकूमत थी यहाँ पे, ब्रिटिश एम्पायर की, तो उन्होंने एक लॉ लाए थे, उसका नाम था एंटी ठगी लॉ। वो क्यों लाए थे कि उस वक्त ठग बड़े पैदा हो गए थे और वो लोगों के पैसे लूट लिए थे, तो एंटी ठगी लॉ आ गया था। इस तरह हमारे कानून PPC में जो सेक्शन 500 है वो एग्जैक्टली डिफेमेशन को डील करता है। अच्छा, सेक्शन 500 के अंदर जो सब सेक्शंस हैं 1, 2, 3, 4 और 5, उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफेमेशन ऑफ ए पर्सन, कि कोई कह दे कि जी ये इसकी डिग्री जाली है, छोटी सी बात है हालांकि, लेकिन उसके लिए बड़ा इम्पैक्ट होगा, जॉब चली जाएगी। बाय द टाइम ही और शी विल प्रूव कि ये जाली है तो वो तो जॉब चली जाएगी उसकी। वहाँ से लेकर जो उसका सेक्शन 5 था वो बाकायदा इदारों के हवाले से, यानी जैसे हमारे केस में हमारे कुछ सेंसिटिव इदारे हैं, हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए रसूलन, तो वो उसकी सजाएं भी उसके हिसाब से और वो नॉन अवेलेबल है। अच्छा, अब मसला ये है कि वो चूंकि PPC है तो उसकी कॉग्निजेंस से पुलिस ले सकती है। PPC की जो कॉग्निजेंस है वो पुलिस स्टेशन के पास FIR वो अपना पूरा प्रोसेस है। जब उसकी ज़रूरत महसूस हुई तो उस ज़माने में जॉब करता था FIA में, 2002 के अंदर हमारा लॉ आया था, उसका नाम था ETO, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। उसका जो सेक्शन 36 और 37 था उसमें ये लिखा गया, हालांकि वो कानून
ट्रांजिशन ऑर्डिनेंस था, लेकिन बाकायदा चूंकि हमने बड़ी कोशिश की FIA में, और उसको 2002 की बात कर रहा हूँ, यानी आज से 20 साल पहले हमने उसमें सेक्शन 36, 37 डलवाकर उसमें ये लिख दिया कि जिस तरह आप आम जिंदगी में झूठ बोलते हैं और आपको पुलिस पकड़ लेती है, उस तरह अगर आप डिटेली झूठ बोलेंगे तो पुलिस, और ये कानूनी शहादत वगैरह सब उसमें आया। फिर एक वो हिस्ट्री है, 2005 में कानून आया, फिर 7 में आया, फिर आखिरी जो कानून है हमारा, हम उसकी बात करेंगे, वो सब बाकी तो खत्म हो चुके हैं। इसमें सेक्शन 20 आया, वो स्पेसिफिकली फेक न्यूज़ के बारे में, डिफेमेशन के बारे में। अच्छा देखिए, हमें इसमें परेशानी होना चाहिए। दुनिया में अगर आप कवानीन की हिस्ट्री देखिए तो वो नए कवानीन आते रहते हैं, पुराने रिवाइज होते रहते हैं, इसलिए कि दुनिया चेंज हो रही है। हम परेशान हो जाते हैं कि यार वो कानून ख़त्म हो गया, ये नया आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो नए कानून किसी वजह से आते हैं, उसके लिए बाकायदा हमारी असम्बली है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे इदारे हैं, वो सब काम करते हैं। अच्छा, उसमें जो लेटेस्ट अब मसला पैदा हुआ है जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं और आज आप ये प्रोग्राम भी कर रहे हो, वो क्या है? उसमें ये हुआ कि सेक्शन 20 के अंदर हमने जो बात की वो ये की कि जी डिफेमेशन की डेफिनेशन क्या है, उसमें हार्मफुल डिफेमेशन क्या है। एक तो डिफेमेशन ये है कि एक आदमी क्या, यार ये बेमार आदमी है, ये लोगों से फ्रॉड करता है, सिंपल डिफेमेशन। एक हार्मफुल डिफेमेशन है, उसकी वीडियो डाल दे। अच्छा, वो जो वीडियो है वो असल नहीं होगी, यानी आपको ऐसी वीडियो मैं बना के दे दूंगा जिसमें पिक्चर आपकी होगी, साउंड आपकी होगी, इवन डायलेक्ट आपका होगा, क्योंकि हम हर शख्स जो है तो सर प्रॉब्लम। और अब जितना सर, अब प्रॉब्लम पता कहाँ आ रही है? अब सर इतनी ज्यादा चीजें एडवांस्ड हो गई हैं और डिजिटली लोग खासतौर पे इतने ज्यादा इक्विप्ड हो गए हैं कि हर किस्म की एडिटिंग पॉसिबल है। डिफेमेशन बड़ी कॉमन होती जा रही है हर इंडिविजुअल के लिए। सर ऐसे में ये किस तरीके से देखा जाए कि अगर कोई चीज शेयर, अच्छा एक तो सर डिफेमेशन की जा रही है, एक ये भी हो रहा है कि फेक खबरों को आगे शेयर किया जा रहा है। उन फेक खबरों को बगैर तस्दीक करके और आगे शेयर कर देना, ये भी कितना बड़ा जुर्म है आपके ख्याल में? साइबर क्राइम में ये के जुमरे में आता है एटलीस्ट? जी बिल्कुल आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई आपके बारे में खबर भेजता है और मैं बगैर तस्दीक किए, मेरे हज़ारों फॉलोअर्स हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, इसका मतलब है मैंने तो आपको मौका नहीं दिया ना। अगर बहुत मैं समझता हूँ कि अगर मेरे लिए ज़रूरी था बताना, तो पहले मैं आपसे बात करता कि यार ये आपके बारे में खबर आई है, क्या साहब आप कहते हैं झूठ खबर है, चले बात खत्म हो गई। मैं बगैर देखे, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो दिन भर सिर्फ शेयर कर रहे हैं चीज़ों। तो मैं तो अपने जितने ग्रुप से मैंने क्या दिया, शेयरिंग कम्युनिटी से अलाउ कर दूंगा। ओरिजिनल बात करें आप। अच्छा, अब यहाँ पे जो इशू है ना, अब मैं लॉ की बात करना चाहूँगा, जो बहुत बारीक मुद्दा है इस वक्त जिस पर हम बात कर रहे हैं। नुकता ये है कि अब लोग डरे हुए थे इससे। अब मैं, चूंकि ये कोर्ट का मामला है तो आई विल बी लिटिल बिट केयरफुल नाउ। अब उसमें ये है कि अब उसमें कोई ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि 3 डेफिनेशन हैं। एक तो है हार्मफुल, फिर एक उसमें है नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन को डिफाइन करना मसला हो गया है कि नेचुरल पर्सन किसी इंसान के बारे में है या इदारे के बारे में। देखिए, इदारे सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। एक कमर्शियल कंपनी है, बाहर से आती है, करोड़ों रुपए लगाती है, लोग रखती है, और उसकी जो मुखालिफ पार्टी है वो उसके बारे में कुछ कह देती है कि जी ये तो फला मुल्क के अंदर ये तो ड्रग्स में इन्वॉल्व है या फला तक, तो वो तो डिफेम हो गया है ना। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ विजन से काम करना चाहिए। वो तो हो गया, उसका तो काम हो गया, वो तो बेचारा सारी उम्र लगा रहा है अपने आप को सीधा करने में। अब जो यहाँ पे बारीक मुद्दा है, मैं चाहूंगा कि आप इस पे, वो ये है कि ये जो अब एक गैप आ गया है, मैं उस गैप को डिस्कस नहीं करना चाहता इस वक्त। वो जो गैप आ गया है डिफेमेशन के ऊपर, हार्मफुल कंटेंट के ऊपर, हार्मफुल डिफेमेशन पे, अब ये जो इसकी टर्मिनोलॉजीज है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो मैं समझता हूँ कि कोई मुतल्लिका इदारा, कोई कमीशन बने, कुछ बने जो पीका को डिस्कस करे। मैं 20 साल से इन चीज़ों का हिस्सा रहा हूँ। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए वॉलंटियर करता हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है इन चीज़ों का। मैं वॉलंटियर करता हूँ कि मैं उसमें एज ए वॉलंटियर शामिल हो जाऊँगा। बैठे लोग, इसको उनको टाइमलाइन दी जाए कि भाई आप बैठे यहाँ पे, उसमें मीडिया के भी लोग बिठा लें, गवर्नमेंट के बिठा लें, अपने रेगुलेटर्स को बिठा लें, टेलीकॉम को बिठा लें, बैंकिंग इंडस्ट्री के। जी ये तो इशू है, इसको आगे कैसे लेके चलें। ये कौमें दुनिया में रिसेंटली हमने देखा, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं डिफेमेशन की, एक कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया, बाद में पुलिस ने कहा ऐसा तो कोई केस नहीं हुआ। तो इस तरीके से डिफेमेशन की जा रही है। सर खासतौर पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत ज्यादा चीज, जिस तरह का हम बात कर रहे थे अभी इसके आगाज में भी, कि फेक खबरें जो शेयर की जा रही हैं, क्या फिर उनको पकड़ना आसान है या पॉसिबल है?
क्योंकि उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें मैं जवाब ये दूंगा कि ट्रैकिंग द क्रिमिनल साइबर स्पेस कंप्लीट साइंस है। इसकी मुख्तसर मिसाल मैं ये दूंगा कि अगर आप एक क्लिक भी करते हैं इंटरनेट के ऊपर, दुनिया के हिस्से में बैठ के करते हैं, तो यू कैन बी ट्रेस्ड। इसकी रीजन क्या है? पूरी दुनिया का इंटरनेट चल रहा है रूट सर्वर्स पे चल रहा है। अच्छा, रूट सर्वर्स ट्रांसलेट करते हैं डीएनएस में, डोमेन नेम सर्वर्स में। डीएनएस हर मुल्क के अपने अपने हैं, पहले एक ही था, फिर वो कई हुए, अब वो पाकिस्तान का भी एक है, ये रिजॉल्व होता है। इसका मतलब है कि जिस तरह फिजिकल दुनिया के अंदर ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ये लोगों को पहचान लेते हैं, अब तो साइंस यहाँ तक पहुँच गई है कि आप कैमरों के जरिए लोगों की इंटेंशन पहचान लेते हैं, उनकी एक्टिविटीज के जरिए। साइंस यहाँ तक पहुँच गई है। अभी मैंने चाइना में देखा कि उन्होंने एक जगह डेमो दिया, क्राउड था, उन्होंने कहा ये आदमी एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है इस वक्त, ये वो आदमी का एबनॉर्मल बिहेवियर भी उनके पास था और उनका ये एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। इससे बेशुमार केस स्टडीज आ चुकी हैं। ट्रैकिंग द क्रिमिनल्स इंक्लूडिंग द फेक न्यूज फैलाने वाले, उनको ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे हमें बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी। इसकी रीजन है क्योंकि अब सारी खेलें सेंसर, एआई का बहुत बड़ा जमाना था जी, एआई का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। नहीं सर, मुझे तो लगता है कि शाहजेब को और मुझे आपके पास नहीं आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और आपकी गाइड, आपकी बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें, वो जो ये कम है ना वक्त, इसकी बड़ी जो है ना वो एक हमारे लिए बड़ी मजबूरी है। लेकिन सर अगर आप इजाजत देंगे तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे गाइडलाइन लेंगे कि हमें इस तरह के मामलात में, क्योंकि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम बोलेंगे तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो जनाब ये तो था आज हफ्ते का पहले दिन का सुबह सवेरे पाकिस्तान। आई एम वेरी श्योर आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे प्लेयर्स जो जीत के आए और हमारे प्लेयर्स जो नहीं जीत कर आए, लेकिन उन्होंने हमारे दिल, हमारे सपने जीते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें हर जगह अच्छी चीजों में। शाहजेब और माया को दीजिए सिर्फ कल तक के लिए इजाजत, होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह हाफिज।